I welcome all the members from Shastrina CP Study Circle. I also welcome CA Ved Mittalji, who is our guest speaker for the day. I request him to come to the dais, please. Ved Mittalji is an FCA in practice since last 25 years in Delhi. He did his graduation from AMU Aligarh. He is a managing partner of Ved and Associates Delhi. He is also visiting faculty of certification course of non-profit organization NPO NGO conducted by our institute. He qualified certification course of forensic audit, fraud detection from ICI and independent directors from IICA and pursuing LLB in present. Friends, he's here with us to discuss non-profit organization, how to form it, how to file the return, the taxation part. So without wasting time, I request Ved Mittalji to start his deliberation. Thank you so much. Thank you, Satish ji and Shastrina CP Study Circle to invite me on this seminar, not webinar. अभी तक वेबिनार कर रहे थे, अब सेमिनार कर रहे हैं. So today we will discuss ITR 7, how to form a NGO, जिसको हम NGO बोलते हैं, NPO बोल सकते हैं. जनरली भाषा में NGO बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब से डायरेक्ट टैक्स कोड हालांकि लागू नहीं हुआ, उसमें टर्मिनोलॉजी इन्होंने NPO कर दिया, मीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट की हो चाहे वो गवर्नमेंट. तो हम अब जो जनरली हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो NPO करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी हम बात करेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO जो भी है उसको फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसका पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे. फिर हम इसके टैक्सेशन के बारे में देखेंगे, फिर ITR 7 के बारे में देखेंगे, क्योंकि ITR 7 में लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय आवर मेंबर्स. हम फाइल कुछ करते हैं, इंटीमेशन कुछ और आती है, कुछ डिफेक्टिव नोटिस आ जाते हैं, तो उनको डिफेक्टिव नोटिस को करते करते भी बहुत टाइम लग जाता है, एक बार में आती नहीं. अभी आप भी डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज है. तो हम सब मैटर्स को वी विल डिस्कस, और साथ साथ अगर किसी की कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसको भी वी विल कवर. ये जो भी NPOs होते हैं उनका कुछ ना कुछ एक फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है. मैं भी कुछ चैरिटी कर सकता हूँ, इंडिविजुअल भी चैरिटी कर सकता है, एक पार्टनरशिप भी कर सकती है. लेकिन जब मुझे इनकम टैक्स में 12AA के लिए जाना है, या FCRA के लिए जाना है, या CSR के लिए जाना है, तो मुझे तीन ही मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे. या तो मैं सोसाइटी बनाऊंगा 1860 की, या चैरिटेबल ट्रस्ट बनाऊंगा, या सेक्शन 8 कंपनी बनाऊंगा. तो तीन ही फॉर्मेशन है. फोर्थ वन स्पेशल लाइसेंसी इज जनरली सेटअप बाय द गवर्नमेंट. यदि मैं ऐसे प्राइवेट पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो मुझे या तो सोसाइटी बनानी है जो 1860 की कवर में होती है, या चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना, या सेक्शन 8 कंपनी बनानी है. इसके अलावा अगर मैं बनाता हूं तो मुझे ना तो 12AA का बेनिफिट मिलेगा, और ना ही मुझे FCRA मिलेगा, ना ही मुझे CSR फंड मिलेगा. अब ट्रस्ट जनरली तीन तरह के होते हैं. एक तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए जो चैरिटी का अपना है, दूसरे हो गए प्राइवेट ट्रस्ट. पब्लिक और प्राइवेट में ये फर्क है कि पब्लिक में बेनिफिशियरी पब्लिक एट लार्ज होती है, और प्राइवेट ट्रस्ट में बेनिफिशियरी एक स्मॉल फैमिली पर्सन होते हैं. तीसरे आते रिलीजियस ट्रस्ट, जो रिलीजियस मीन्स जो अपनी हिंदू के हिसाब से और जो अदर रिलीजन है उसके हिसाब से जो पूजा पद्धति होती है उसी हिसाब से है, तो उसको रिलीजियस ट्रस्ट बोलते हैं. इनकम टैक्स में जब देखते हैं तो वर्ड रिलीजियस और चैरिटेबल साथ साथ लिखा होता है. जितना भी सेक्शन 11 में जितनी बार देंगे रिलीजियस चैरिटेबल बोथ आर सेम. क्योंकि ये पुराने हैं, तो पहले ये माना जाता था कि जो भी हम रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं साथ साथ हम चैरिटी भी कर रहे हैं. जैसे अपने गीता में भी है काफी चीजें कि हम अगर हम किसी को दान करेंगे तो हमें स्वर्ग का आनंद होगा. तो इस तरह तो जो हमारे जो रिलीजियस है उसमें हमें चैरिटी सिखाई है बेसिकली,
तो दोनों को इसलिए साथ साथ चैरिटी और रिलीजियस को साथ साथ लिखा हुआ है। अब फर्क क्या आता है, यदि कोई रिलीजियस ट्रस्ट है क्या उसको 12 लेवल मिल सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। क्या उसको एटीजी मिल सकता है? आंसर इज यस। 12 का जो रजिस्ट्रेशन है वो दोनों के लिए मिलेगा आपको, चाहे रिलीजियस हो चाहे चैरिटी हो, चाहे रिलीजियस कम चैरिटेबल हो, चाहे चैरिटी कम रिलीजियस हो, 12 सभी को मिलेगा। और जहां तक 80G की बात है तो 80G के लिए उन्होंने कर दिया, चूंकि हमारा देश सेक्युलर है तो उन्होंने कर दिया कि यदि आपकी रिलीजियस एक्टिविटी 5% से कम है तो आप 80G में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको 80G भी मिल सकता है। अब बात आती है कि 5% का मतलब क्या हुआ, तो 5% में उन्होंने लिखा है कि डायरेक्टली जो खर्चा आप रिलीजियस एक्टिविटी में कर रहे हैं वो रिलीजियस एक्टिविटी का खर्चा माना जाएगा। यदि वो 5% से कम है तो आप 80G को भी आपको मिल जाएगा। अब आपने देखा जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, चाहे वो वैष्णो देवी का समझ लें, या महाराष्ट्र में गणेश जी का समझ लें, या आंध्रा में तिरुपति जी, सबके पास 80G है। तो बड़े क्वेश्चन आता है कि साहब 80G उनको मिल कैसे गया। लो ये कहता है आपकी इनकम चाहे रिलीजियस से हो लेकिन खर्चा 5% से कम यदि आपका रिलीजियस है तो आप 80G ले सकते हैं। तो उनका जो खर्चा है एक्सपेंसेस है वो 5% से कम है सभी का। अब खर्चे में क्या हो गया, अब जैसे कोई मंदिर है, ज्यादातर मंदिर की इनकम आती है, तो जो एक्सपेंसेस है वो केवल मंदिर से रिलेटेड खर्चा है। जैसे मंदिर से क्या हो गया, भगवान जी की पोशाक हो गई, पुजारी की सैलरी हो गई, और जो अंदर प्रसाद बट रहा है वो रिलीजियस है। उसके अलावा बाकी सब है, सब चैरिटेबल नेचर का। जैसे सब जगह भंडारे लगते हैं, सब जगह धर्मशाला है, वो सब उन्होंने चैरिटेबल नेचर माना, इसलिए उन सबको 80G का भी बेनिफिट मिल जाता है। और जो कीर्तन वीर्तन करते हैं वो रिलीजियस था, उसमें खर्चा क्या होता है, वो सारे वॉलंटरीज होते हैं तो वो खर्चा नहीं है। लेकिन ऑन पेपर आपको चाहे प्रैक्टिकली कुछ भी हो रहा हो लेकिन ऑन पेपर को 5% से कम खर्चा रखते हैं। जब हम ITR 7 बढ़ते हैं तो उसमें आता है, यदि जैसे मैं रिलीजियस क्लिक करूंगा तो कहता है आपको रिलीजियस एक्टिविटी का क्या आपका है, और वो खुद ही कैलकुलेट कर लेता है कि कितना परसेंटेज आपका हुआ। यदि 5% से ज्यादा हुआ तो फिर वो 80G के लिए मना कर देता है। जैसा हमने जब फॉर्म नंबर 10 भरा था तो उसमें लिखी थी सारी इंफॉर्मेशन, जिन्होंने यदि रिलीजियस वाला भरा होगा तो उसमें आ जाता है। तो अल्टीमेटली 5% से कम है तो हमें रिलीजियस में भी 80G का बेनिफिट मिल जाता है। यदि मेरी कोई NPO है तो सबसे 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें। पहली कि मेरी जो चैरिटेबल एक्टिविटीज है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में डिफाइंड है, 7 में है, जैसा हम जानते हैं। दूसरी चीज है कि मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। जनरल में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में, इंडिविजुअल में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रमोटर्स को। इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जो प्रमोटर्स हैं उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उनको सैलरी दे सकते हैं, उनको प्रोफेशनल फीस दे सकते हैं, उनको और भी एक्सपेंसेस दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और थर्ड आती है कि पब्लिक जो एट लार्ज है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। तो ये 3 बेसिक सिचुएशन है। अब जैसे कुछ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा सब बनाती है, तो क्या उनको 12 का बेनिफिट मिल जाएगा? आंसर इज नहीं। रीजन क्योंकि थर्ड वाले कैटेगरी उन्हें लागू नहीं होता। वो क्या करते हैं, जैसे मेरी एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन उन्होंने अपने मेंबर को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि साहब इसी मार्केट के लोग एसोसिएशन हो सकते हैं, या इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड एसोसिएशन हो सकते हैं, या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में इसी लोकेलिटी के लोग मेंबर हो सकते हैं। तो उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया इनको, इसलिए आपकी NPO तो है लेकिन आपको 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम एक्ट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 91 में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में पता है 2 तरह की लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, तो ये बेसिकली वहां दिया हुआ है। अब यदि कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री 10 है जिसमें ट्रस्ट और ट्रस्टी की डेफिनेशन दी हुई है, वो उसमें दिखाया हुआ है। अब अगर मेरा कोई NPO है तो कौन कौन से एक्ट मेरे पर लागू होंगे? पहला इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। अब रीजन क्या है कि हमारा जो स्टेट जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये बेसिकली सेंट्रल का एक्ट है, और हर एक स्टेट को उस एक्ट को मॉडिफाई करने का राइट है। तो कुछ सेक्शंस में हर एक स्टेट ने अपना अपना को मॉडिफाई किया हुआ। जैसे कि एग्जांपल, मैं थी कोई सोसाइटी दिल्ली में बनाता हूँ तो दिल्ली में कहते हैं 7 मेंबर मिनिमम चाहिए,
ठीक है। अगर मैं ऑल इंडिया लेवल की बनाता हूं तो कहते हैं कि 9 मेंबर चाहिए मिनिमम 8 स्टेट के, और ये सोसाइटी में यदि यूपी में बनाता हूं तो वहां ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां कहते हैं हमें 7 मेंबर चाहिए, चाहे आप लोकल बनाए चाहे आप ऑल ओवर इंडिया की बनाए। तो बेसिकली हर एक स्टेट ने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ। पहला, जहां तक ट्रस्ट एक्ट की बात है, जो ट्रस्ट एक्ट है 1882, ये बेसिकली प्राइवेट ट्रस्ट के लिए एप्लीकेबल है, चैरिटेबल के लिए नहीं है। अब कोई ट्रस्ट में यदि बॉम्बे में बनाता हूं तो बॉम्बे का ट्रस्ट एक्ट अलग है, गुजरात में बनाता हूं गुजरात का बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट है, गुजरात बॉम्बे का ही पार्ट था, किसी टाइम महाराष्ट्र का ही पार्ट था। और यदि मैं आंध्र प्रदेश में बनाता हूं तो हर एक स्टेट के अपने एक्ट भी है, चैरिटी एक्ट, लेकिन यूपी में और दिल्ली में कोई चैरिटी एक्ट नहीं है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनी एक्ट के कंपनी एक्ट लगेगा, और एफसीआरए यदि मैं लेता हूं तो एफसीआरए एक्ट लगेगा जब मुझे एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन के लिए दो तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, प्रायर अप्रूवल और रेगुलर। प्रायर अप्रूवल में जनरली क्या होता है, मेरा कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है और मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने के लिए एफसीआरए लेता हूं, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तक ही मिलेगा, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो मेरा एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन। दूसरा होता है रेगुलर। दूसरा रेगुलर वही होता है कि हर 5 साल में आपको रिन्यूअल करते हैं। अब जो इनकम टैक्स में जो लाए हैं 5 साल वाला कंसेप्ट, वो एफसीआरए से ही लाए हैं बेसिकली। एफसीआरए में हर 5 साल में आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होता है, तो सेम कंसेप्ट ये अब इनकम टैक्स में भी है। तो लास्ट ईयर हम सब लोगों ने फॉर्म नंबर 10 ही फाइल किया होगा। अब जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं सबको 5-5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा। फॉर्म 10 सबने भरा था, 10 AC में सबके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आए होंगे, उसमें असेसमेंट है 26-27 लिखा होगा, मींस अल्टीमेट। और वहां भी जो कंसेप्ट था प्रायर अप्रूवल का, वो उन्होंने प्रोविजनल में कन्वर्ट कर दिया इनकम टैक्स में। आपको अगर आपको नया कोई एक्टिविटी करनी है इनकम टैक्स में, तो आपको 2 तरह के रजिस्ट्रेशन हो गए, एक तो प्रोविजनल हो गया, प्रोविजनल की वैलिडिटी 3 साल की होती है, या जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए तो एक्टिविटी स्टार्ट होने के विदिन 6 मंथ आपको दोबारा से रेगुलर के लिए अप्लाई करना फॉर 5 ईयर। जिस सोसाइटी ने या ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन 10A में फाइल 10AA में नहीं फाइल किया तो आज भी कर सकता है। अब ये थोड़ा सा अलग हटकर होगा, लेकिन फिर भी मैं साथ-साथ क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। 2 साल पहले 2020 में एक्ट में चेंज आया, बजट में चेंज आया कि जितनी भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं सबको आपको रिन्यूअल फाइल करना है। बेसिकली रिन्यूअल का भी एक कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्या था, अभी तक जो भी हमें रजिस्ट्रेशन मिलते थे वो स्टेट लेवल पे मिलते थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कोई हार्मोनियस डाटा नहीं था। जैसे पेन नंबर बेस्ड डाटा होता है ना, ऐसे कोई हार्मोनियस डाटा नहीं था कि हमारे कंट्री में कितने ऐसे ट्रस्ट हैं जिनके पास में 80G, 12A, 1023C, सेक्शन 35 इनके रजिस्ट्रेशन किसी के पास नहीं था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इस बारे सबको बुलाए, सबको रजिस्ट्रेशन कराए। दूसरा ये था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के निगाह में ये था कि इसका मिसयूज हो रहा है इन सेक्शंस का, तो उन्होंने कहा भाई हर से 5 साल में इसका रिन्यूअल कराते हैं। तो सबको एग्जिस्टिंग ट्रस्ट सबको कंपलसरी कर दिया था, आप 31 मार्च 2022 तक आप अपने आप को रिन्यूअल कराएं। तो रिन्यूअल करने के बाद फॉर्म नंबर 10 AC में हमने 16 डिजिट का सबको यूनिफॉर्म कोड दे दिया, तो आपका ये नंबर यूनिफॉर्म होगा जो ऑल इंडिया बेस पर होगा, तो इसलिए इन्होंने रिन्यू किया। अब आप बात आती है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं या NPO हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराना था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अपना रिन्यूअल, तो उनका क्या होगा? बेसिकली उनका कुछ नहीं ये होगा कि उनको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका ट्रस्ट एज ए AOP काउंट होगा और AOP के जो प्रोविजंस हैं वो आपका लागू होंगे। अब आपको करना था मार्च 22 तक फाइल करना था, या 25 दिन की अभी विंडो खुली थी 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में, उसमें भी इन्होंने ऑप्शन दिया था कि आप इनकी छूट गई है, आप दोबारा भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने नहीं फाइल किया। अभी होगा आज मैं कर सकता हूं, लेकिन आज जो मैं करूंगा तो मुझे पहले प्रोविजनल मिलेगा, फिर मैं रेगुलर मिलेगा। तो प्रोविजनल के लिए वही फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है, 2 फॉर्म 10 फाइल करने हैं, एक 80G के लिए अलग, 12AA के लिए फाइल करने के विदिन 1 वीक आपके पास में प्रोविजनल आ जाएगा। प्रोविजनल आने के बाद में तुरंत आप फॉर्म नंबर 10AB फाइल करेंगे, नॉट AB, जिसमें आपको जो रेगुलर है 5 साल वाला वो मिलेगा, लेकिन वो इतना आसानी से नहीं दे रहे हैं। जैसे आप फाइल करेंगे, फाइल करने के महीने 2 महीने के बाद आपके पास में लेटर आएगा और आपको कुछ फिजिकल जाना पड़ेगा अपनी CIT एग्जामिनेशन के पास।
और फिजिकल जाने का मतलब सब जानते हैं, जैसे पहले कराते थे वो सेम पैटर्न शुरू हो गया। ये तो आपने बताया जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले करा रखा था लेकिन रिन्यूअल नहीं कराया जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने एनपीओ तो खोल रखा है किसी भी फॉर्म में लेकिन पहले भी नहीं ले रखा था और अभी भी नहीं लिया। अब आपके पास में चॉइस है, यदि आप ऐसे एओपी चलाना चाहें तो आप एओपी चला रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आपको लगता है मैं अपना 12AA का ले ले तो वही सेम पहले आपको प्रोविजनल मिलेगा और आपको रेगुलर। वैसे जनरली रेजिडेंट एसोसिएशन है जनरली ऐसे ही काम कर रही है यूपी की तरह। नहीं तो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तो नहीं मिलेगा 12AA। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो बड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को आपको वही सेम एओपी की तरह का मतलब है जो इंडिविजुअल रेट लगते हैं, मुझे 2.5 लाख तक की छूट मिलेगी, उसके बाद में 5%, 10%, मतलब 20%, 30%, वही रेट लगेगा। उसके लिए फाइल होगी आई केयर 5। और जो जैसे हमारे स्टडी सर्कल है इंस्टीट्यूट ने कभी बनाओ इसको, देखिए इंस्टीट्यूट वगैरह जो है ये है म्यूचुअली कंसेप्ट। म्यूचुअली कंसेप्ट क्या होता है, दोनों में फर्क है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में म्यूचुअली कंसेप्ट में फर्क है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में बेसिकली क्या है, सारे मेंबर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर फर्दर बेनिफिट। उसमें यदि और कोई बाहर की इनकम आप लेते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाती है। अब जो स्टडी सर्कल में क्या है, हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और हम ही सब लोगों के बेनिफिट के लिए बनना है, तो ये म्यूचुअली कंसेप्ट हो गया। और म्यूचुअली कंसेप्ट में जो सरप्लस होता है वो इनकम अर्न नहीं हो। जैसे हम स्टडी सर्कल चला रहे हैं, सपोज 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन हुआ, अब उस 5 लाख में 4,80,000 रुपए खर्च हो गए पूरे साल में, 20,000 बच गए, तो 20,000 मेरी इनकम नहीं है, ये सरप्लस है, क्योंकि उस 20,000 को मैं नेक्स्ट ईयर भी खर्च करूंगा। तो इस तरह की जितनी भी म्यूचुअल कंसेप्ट की है उसमें इनकम टैक्सेबल नहीं है। यदि अब जैसे कोई मैं स्पॉन्सरशिप लेता हूँ या टैक्समैन वाले का बाहर लग जाता है, उससे कुछ पैसे लेता हूँ, तो ये मेरी फिर इनकम टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। अदरवाइज मेंबर से जो भी पैसा आ रहा है और उसमें उस मेंबर के पैसे को खर्च करने के बाद जो भी मेरा सरप्लस है वो मेरा पूरा पूरा एग्जम्प्ट है कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी के बेस पर। तो रिटर्न एज एओपी भरनी पड़ेगी। हाँ रिटर्न आप, अच्छा उसमें कंपलसरी नहीं है रिटर्न फाइल करना। ओके, जब मेरी इनकम एग्जम्प्ट है तो मैं क्यों फाइल करूं? अब आप देखो करीब आज लगभग 30 करोड़ आज की डेट में पैन नंबर है और रिटर्न कितनी फाइल होती है, लगभग 7 करोड़। तो ये नहीं है कि मेरे पास में पैन नंबर आ गया तो मुझे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। वो बेसिकली 139 में हम देखते हैं उन्होंने दिया हुआ मेरी इनकम है, तो मैं टैक्सेबल इनकम की बात, टोटल इनकम की बात करता है। टोटल इनकम का मतलब है टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जब मेरी एग्जाम्प्ट है तो मैं क्यों फाइल करूं? लेकिन आप फाइल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फॉर्म फाइल कर दो, तो आईटीएफ फाइल जैसे रेजिडेंट एसोसिएशन ने आया उसको एफडी कर दिया, उसमें जो इंटरेस्ट आया बिल्कुल। मैंने कहा अदर देन मेंबर्स के अलावा कहीं से भी कोई इनकम आ रही, चाहे वो एफडीआर की आ रही हो, चाहे वो रेंटल की आ रही हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप की आ रही हो, किसी भी तरह की कोई इनकम आ रही है, उसमें खर्चे करने के बाद जो आपके पास में सरप्लस बच रहा है वो टैक्स है। जो स्टडी सर्कल की भी बैंक में अकाउंट तो है ही, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता ही है जी तो वो टैक्सेबल है जी, या उसे खर्च लो, या उसे खर्च कर खर्च लो तो ठीक है, नहीं तो सरप्लस अगर बचता है तो वो इनकम में लेना पड़ेगा, बिल्कुल। उस पर टैक्स देना है, तो अब- 2.5 लाख तक तो आएगा तो ठीक अब है। जितनी भी कॉर्पोरेट सोसाइटी हम देखते हैं, रेसिडेंस ज्यादातर कॉर्पोरेट सोसाइटी है, तो उनकी इनकम में क्या होता है, कोई मेंबर से पैसे लिए, मेंबर्स पे खर्च कर दिए, तो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी उनकी इनकम एग्जम्प्ट है। जिनकी एफडीआर होती है, काफी सोसाइटी होगी तो उसमें एफडीआर की इंटरेस्ट होती है, वो सब टैक्स है। लेकिन हमें उसमें सेग्रेगेट करना पड़ेगा कि कौन से इनकम बाहर की है, कौन सी इनकम मेंबर से है, कौन सा खर्चा हम अलाउ करेंगे, कौन सा डिसअलाउ करेंगे, इसके बेस पे वो टैक्सेबिलिटी खर्चा अलाउ डिसअलाउ का क्या है? जैसे कि अब आपको मैं एक किसी स्टडी सर्कल का कंबाइंड बैलेंस शीट बनाता हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा है, इनकम फ्रॉम मेंबर्स आ गया, इनकम फ्रॉम स्पॉन्सरशिप आ गई, किसी से टैक्समैन वाले से ले ली, किसी से भी ले ली। अब सब कुछ मेरा खर्चा पूरा हो गया, तो अब ये मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि जो एक्सेस खर्च हुआ है वो कहाँ से हुआ है। अगर मैं कहूंगा जी, अब ये भी तो हो सकता है आईटीओ के नहीं जी आपने जो खर्चा करा हुआ है वो आपने मेंबरशिप फीस से करा है, तो जो आपका बैलेंस बच रहा है, सपोज एक एग्जाम्पल, मेरी अदर देन मेंबर है 1 लाख रुपए की और आपका प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000 का। अब तो आप कहेंगे नहीं जी ये तो सरप्लस आ रहा है, मेरे तो मेंबरशिप फीस से आ रहा है।
आईटी तो आप ये कहेंगे और आईटी क्या कहेगा, नहीं ये तो सरप्लस जो है वो आपकी रेवेन्यू इनकम से, तो मैं टैक्स पे लगाऊंगा इसको। तो इट इज डिपेंड ऑन द प्रेजेंटेशन कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। There is no any central act in the relation to the charitable trust. It is covered whole. अच्छा, ट्रस्ट जो होता है वो हमेशा, जैसे सोसाइटी में दो तरह की सोसाइटी होती है, स्टेट लेवल की और ऑल ओवर इंडिया लेवल की। और ट्रस्ट हमेशा ऑल ओवर इंडिया लेवल का होता है, वो स्टेट लेवल का नहीं होता हमेशा। बेसिकली सेकंड आवर चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट 1920 इज द, दो ट्रस्ट है, दो एक्ट हैं बेसिकली चैरिटेबल के लिए। एक तो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट 1920 है। ये बेसिकली क्या था, जब हमें पता है जब ये उस समय का 1920 का है, तो उस समय क्या था, जो अंग्रेजों का जब शासन था तो वो क्या करते थे कि कोई यदि किसी भी मंदिर या रिलीजियस प्लेस में कोई डिस्प्यूट हो जाता था तो वो पूरा टेक ओवर कर लेते थे, और टेक ओवर करके अंग्रेज अपने अधिकार में ले लिया करते थे। इसलिए इन्होंने एक्ट बनाया, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट। चैरिटेबल रिलीजियस जो एक्ट है वो बेसिकली उस रिलीजियस प्लस को टेक ओवर करने का है, इसलिए ये सारे एक्ट बनाए थे उन्होंने। अब इन द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सबके अपने स्टेट एक्ट हैं। अगर मैं कोई रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो पहले एक्ट में कराऊंगा, एक्ट के, जैसे मैं बॉम्बे में कोई ट्रस्ट बनाता हूं तो मुझे डेफिनेटली बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट में ही उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में नहीं करा सकता। तो जहां जहां स्टेट के लॉ है वहां मुझे उस स्टेट के अकॉर्डिंगली अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। अब आप मैं बात आता हूं तो मैं ट्रस्ट को कैसे रजिस्टर कराऊंगा, कैसे मैं ट्रस्ट को बनाऊंगा। सिंपल, पहले जिसकी यदि मैं ट्रस्ट, क्लाइंट मेरे पास में आया, क्लाइंट ने कहा कि मेरी एक एनजीओ बना दें आप। तो अच्छा, जब एक क्लाइंट आता है तो बड़ा क्वेश्चन करता है कि मुझे सोसाइटी बनानी चाहिए, ट्रस्ट बनाना चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहिए, तो वो एग्जाम्पल देता है अपने नेबर की। अब उन्होंने तो सोसाइटी बनाई हुई है और उसमें तो झगड़े हो रहे हैं, जनरली कन्वर्सेशन होता है। तो जब भी क्लाइंट आता है पहले उसको समझना पड़ता है कि बेसिकली क्या चाह रहे हो। तो एज ए लेमैन में कहूं, यदि क्लाइंट आ रहा है और वो खुद ही पैसा लगा रहा है, खुद ही मतलब वो और उसके फैमिली मेंबर ही बना रहे हैं, तो उसमें सोसाइटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 7 मेंबर चाहिए। अब एक ही फैमिली में आज की डेट में कितने मेंबर है? 2 मेंबर है, ठीक है, और उसमें भी रिलेटेड पर्सन है। तो सोसाइटी में रिलेटेड पर्सन आपस में मेंबर नहीं हो सकते। यदि हो रहे हैं तो आपको ज्यादा मेंबर रखने पड़ेंगे, मतलब 7 मेंबर विदाउट एनी रिलेटेड रखने पड़ेंगे, ब्लड रिलेशन। हाँ, अब उसमें कहां से लाएगा? अब पड़ोसी को मेंबर बनाता है तो अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो पड़ोसी बन जाएगा, बाद में जब उस पर बनाने लगेंगे तो वो कहेगा जी तुम हटो, मैं इसको सुपरवाइज करूंगा। तो ये कंफ्लिक्ट होते हैं सोसाइटी में हमेशा। तो यदि क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहा है सर मुझे अपना भी बनाना है, अपना भी मैनेज करना है, तो ट्रस्ट इज बेटर। अब हमने डिसाइड कर लिया, चलो क्लाइंट है, हमने उसकी ट्रस्ट बनाना है। अब ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे पहले उससे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है तेरा मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है, क्या करेंगे। तो एक ट्रस्ट डीड को हम ड्राफ्ट करेंगे, पूरी ट्रस्ट डीड बनाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे, और उसको करने के बाद में हम इसमें कई चीजें इनिशियली, पहले इनिशियली चीजें हम देख लेते हैं। ये देखिए, ट्रस्ट को बनाने के लिए पहले एक सेटलर की जरूरत पड़ती है। सेटलर मीन जो उस ट्रस्ट को क्रिएट करेगा, क्रिएटर बोलते हैं उसको, सेटलर बोलते हैं। दूसरा आता है ट्रस्टी, जो उसको लुक आफ्टर करेंगे। तीसरा आ गया बेनिफिशियरी, और फोर्थ वन आ गया उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिफ्थ वन आ गया कि इनिशियल पर्पस क्या है। इन सबके अलग अलग मतलब रिलेवेंसी है। अब सेटलर कौन हो सकता है? सेटलर एज पर इनकम टैक्स एनी पर्सन हो सकता है, मींस इंडिविजुअल भी सेटलर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी सेटलर हो सकती है, कंपनी भी सेटलर हो सकती है, गवर्नमेंट भी सेटलर हो सकती है, कोई भी सेटलर हो सकता है। सेटलर मतलब पर्सन हु कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद में ट्रस्टी हो गए।
ट्रस्टी हमेशा एवर कोई इंडिविजुअल रहेगा। क्या कंपनी भी ट्रस्टी हो सकती है? क्वेश्चन इज हो सकती है, लेकिन वो ट्रस्टी कंपनी अपने आप को अपॉइंट करेगी किसी डायरेक्टर को। अब जितनी भी म्यूचुअल फंड हम देखते हैं, म्यूचुअल फंड में जितनी भी ट्रस्टी होती हैं सब कंपनीज होती हैं। ऑपरेटिंग कंपनी आज की डेट में बनने लगी है, वो उस ट्रस्ट को लुक आफ्टर करती है। तो ऑपरेटिंग कंपनी जो कंपनी ने एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, मिस्टर एक्स टू बी लुक आफ्टर दिस एक्टिविटी। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव हो गई। अब आता है इनिशियल कॉर्पस। जब मैं कोई भी ट्रस्ट बनाता हूं तो सेटलर कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देता है, ऐसा ये जिसको इनिशियल कॉर्पस बोलते हैं। और इनिशियल कॉर्पस के हिसाब से ही स्टाम्प ड्यूटी एक्ट लगता है। सपोज मैंने 1000 रुपए का इनिशियल बनाया, तो दिल्ली में रेट कितना है? 3%। तो मैं जो स्टाम्प पेपर लेता हूँ ट्रस्ट डीड को बनाने के लिए, वो इस पर डिपेंड करता है। यदि मैंने सब ₹1,00,000 रखा तो मुझे 3000 रुपए स्टाम्प पेपर लेना। मैं यदि 1000 रुपए रखता हूँ तो मुझे 30 रुपए के लेने, 30 रुपए नहीं मिलते, इसलिए हम 100 रुपए पे बना देते हैं। तो ये डिपेंड करता है इनिशियल मेरा कॉर्पस कितना है, और उसी के हिसाब से फिर स्टाम्प ड्यूटी एक्ट लगता है। अब क्या है कि अब मैं क्या करूंगा, 2 कॉपी उसकी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ट्रस्ट डीड की निकाल दूंगा, प्रिंट कर लूंगा। और उस पर जो लोग माने, सेटलर को तो कंपलसरी जाना ही पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। यदि ट्रस्टी जाना चाहे तो ट्रस्टी भी जा सकते हैं। तो जो लोग ट्रस्ट डीड पे साइन करेंगे, यदि सेटलर ने बनाया, सेटलर कह रहा मैं ट्रस्टी को नहीं ले जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल सेटलर से साइन करा लो। ट्रस्टी भी जाना चाहे तो ट्रस्टी के भी साइन हो। ऐसा नहीं है ट्रस्टी साइन कर दे और वो कह रहा मैं नहीं जा रहा रजिस्ट्रार के पास में, तो रजिस्ट्रार मना कर देगा, क्योंकि जो आपने साइन किए हैं वो रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है कि मिस्टर इस पर्सन ने साइन किए। तो क्या क्या चीज की जरूरत हो गई? 2 कॉपी मैंने 100 रुपए स्टाम्प पेपर पे निकाल दी। उसके बाद में दोनों ओरिजिनल स्टैम्प पेपर पे निकलेंगे? नहीं, एक कॉपी फोटो कॉपी चल जाती है। आप 2 स्टाम्प पेपर भी निकाल दें, क्योंकि उसमें उसके बाद क्या होता है, एक वो रख लेगा, एक हमें स्टाम्प करके वापस दे देगा। ये कंसेप्ट है बेसिकली इसका। तीसरा, जो मैंने एड्रेस रखा है तो उसका प्रूफ, तो प्रूफ का वही इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या कोई गवर्नमेंट का प्रूफ लगाना पड़ता है। आपका अपना है तो आप एनओसी दे देंगे, आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट साथ में लग जाएगा। पे ऑर्डर 1100 रुपए की फीस लगती है, ऑफिशियली फीस है, वो आपको देनी है। 3% स्टाम्प ड्यूटी इनिशियल कॉर्पस का आ गई। और 2 विटनेस। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग सभी खरीदते हैं, तो जो प्रॉपर्टी खरीदने का सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जिस रजिस्ट्रार के आपको जाना है, जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसी एरिया के सब रजिस्ट्रार के पास जाना है, और सेम प्रोसेस है जो हम ऐसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उसमें विटनेस आएंगे, विटनेस साइन करेंगे, उनको फोटो खींचेंगे, सेटलर का फोटो खींचेगा, ट्रस्टी है तो ट्रस्टी का फोटो खींचेंगे, और वो करने के बाद में प्राप्त आ जाए, और दूसरे तीसरे दिन के बाद में एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार साइन करके पीछे स्टाम्प लगा के आपको दे। इस मीन्स आपका ट्रस्ट बन गया। तो वो क्या होता है, मिनिमम की रिक्वायरमेंट तो वैसे एक है एक्ट में, लेकिन इट इज एडवाइजेबल आपको 2 ट्रस्टी रखने। रीजन क्या होता है, कल बाई चांस किसी के साथ में अनएप्टिंग हो जाती है एक ट्रस्टी, तो फिर पीछे आप कैसे मैनेज करोगे? बैकडेट में तो आप मीटिंग बुला नहीं सकते। तो इट इज एडवाइजेबल हमें हमेशा 2 ट्रस्टी आप रखने चाहिए। अब बात आती है कि सेटलर और ट्रस्टी सेम पर्सन हो सकते हैं? आंसर इज यस। दूसरा, अब ये तो चलो चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्या बेनिफिशियरी और ट्रस्टी सेम पर्सन हो सकते हैं? मैं बात करूं प्राइवेट ट्रस्ट केस में, आंसर इज यस। लेकिन सेटलर और बेनिफिशियरी कैन नॉट बी सेम पर्सन। अगर आप बनाएंगे बन तो जाएगा ट्रस्ट, लेकिन 164 का क्लबिंग का प्रोविजन आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो प्राइवेट ट्रस्ट में जैसे किसी की वो मेंटेनेंस वगैरह की उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाते थे? हाँ बिल्कुल बनाते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट आप देखो, जब से रिलायंस बंधुओं का झगड़ा हुआ है, अब जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं सब प्राइवेट ट्रस्ट बनाते हैं, सारे के सारे। टाटा सन्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्राइवेट ट्रस्ट। टाटा ने शुरू से अपना काम प्राइवेट ट्रस्ट में करा, शुरू से। जितनी भी उसकी ग्रुप कंपनी है सबकी होल्डिंग उसके पास में, जो ग्रुप का प्राइवेट ट्रस्ट है उसी से ही फाइनेंस होता है।
ये जितनी भी म्यूचुअल फंड है, जितनी भी म्यूचुअल फंड चल रही है इंडिया में, सब प्राइवेट ट्रस्ट में चल रहे हैं सारे के सारे सब। तो प्राइवेट ट्रस्ट का चलो आपने बात छेड़ी है तो मैं भी और उसमें बता देता हूँ। अब जैसे कोई माइनर है आज की डेट में, भाई एक इंडिविजुअल की कौन कौन सी फाइल हो सकती है? इंडिविजुअल फाइल हो गई, एक एचयूएफ फाइल हो गई, एक आप प्राइवेट ट्रस्ट भी आप बना सकते हैं। हस्बैंड वाइफ, बच्चा छोटा है भी, माइनर है, 18 साल से कम है, आप उसकी प्राइवेट ट्रस्ट बना सकते हैं फॉर देयर मेंटेनेंस एजुकेशन अप टू द मैरिज, और उसमें 2.5 लाख की अलग से छूट मिलेगी। तो माइनर तक क्या, वो तो जब तक मैं कहता हूँ अप टू द मैरिज, वर्ल्ड मैंने बोला, मैंने अप टू द मैरिज का भी कंसेप्ट है। अब आप देखो कोई एसएससी है, उसका 5 साल का बेटा है, शादी कितने में होगी? 25 साल में एक एवरेज। अब 20 साल बाद इनकम टैक्स क्या होगा? आप जिस समय इतना टाइट पोजीशन, तो 20 साल के बाद क्या पोजीशन होगी? आपने यदि बर्गर पिज्जा वाले को भी फोन करा है, उससे पिज्जा भी मंगा, तो वो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास होगी। आज भी रही, आज भी जा ही रही है इनडायरेक्टली, कि आपने कितनी कितनी शॉपिंग की है, कहां पर आप गए हैं, कौन कौन सी विदेश में आप घूमने गए हैं, तो ईच एंड इन्फॉर्मेशन उनके पास में है। और 20 साल बाद क्या इन्फॉर्मेशन होगी? तो यदि मैं 20 साल के बाद में एक फैमिली अभी बनाता हूं और 20 साल बाद सपोज 50 लाख रुपए का मेरा खर्चा आया है, तो खर्चा कहां से लाऊंगा भाई? तो सारा खर्चा उसी ट्रस्ट से कर लेना। अभी 5 साल का है, 25 साल बाद 20 साल के हो गया, 20 साल आपको मिल गए, 2.5 लाख रुपए आपकी विदाउट एग्जामिशन हो गई, 50 लाख रुपए वैसे ही होगी आपकी कैपिटल। प्राइवेट ट्रस्ट और उसमें फिर इंक्रीज हर साल हो जाएगी। प्राइवेट ट्रस्ट की इनकम कहाँ से आएगी? डोनेशन? कुछ नहीं, आप अभी कैसा करो, कैसा करके अपनी कंपनी में दे दो लोन, बस इंटरेस्ट वसूल करते हो। कैश तो वो जमा जो करना है वो लोन होगा। वो नहीं, कैसा करके आप इनकम दिखा दें, क्या प्रॉब्लम है उसमें? अच्छा, कैश वॉलंटरी डोनेशन बैंक में जमा करके आगे लोन दिखा दिया हमने। तो उसकी आईटीआर फाइल होगी, ऐसा फाइल हो गई 2.5 लाख से नीचे होगी। कर दो तो अच्छी बात है। तो भाई आपको तो आपका मकसद ही है ना कि उसको तो एक ट्रस्ट डीड बनाकर उसमें हम सेटलर उसके मामा रखते हैं, उसके ताऊजी रखते हैं, उसके दादा रखते हैं, उसके नाना रखते हैं ना, पेरेंट्स तो रह नहीं सकता सेटलर में। सेटल हो सकता है कोई इश्यू नहीं। सेटल और ट्रस्टी कैन बी सेम पर्सन। ठीक है। तो और बेसिकली उसको जो भी सेटलर है उसको जो भी हम इसमें ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट में एक तरह से डोनेशन ही देंगे, कैश वाली, कैश या चेक जो भी देंगे, उसको तो कोई एग्जम्पशन तो नहीं है, पर एग्जम्प्ट है। 56(2)10 सेक्शन है जिसमें रिलेटेड पार्टी गिफ्ट है, वो फ्री है। हाँ, एज ए गिफ्ट चला जाएगा, बट इनकम में उसको वैसे कोई बेनिफिट बिल्कुल ना, अपनी कैपिटल से ही देगा। अपनी कैपिटल से दे दिया 25,000 रुपए, आपका ट्रस्ट बन गया, उसके बाद में आपने कैश जमा कर देंगे बच्चे की, भाई हर साल की साल एक्टिविटी थी उसमें लोग कर देंगे। आप उसको इनकम भी तो दिखा रहे हो, आप एग्जाम थोड़ी नहीं कर रहे हैं उसको। तो ये प्राइवेट ट्रस्ट का कंसेप्ट है। चलिए अब कम टू द पॉइंट। अब जब हम कोई ट्रस्ट डीड बनाते हैं तो ये कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले नेम, नाम क्या है? सोसाइटी में बनाते हैं तो आरओसी की तरह, कंपनी की तरह उसमें नाम लेना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट एक्ट में अभी ऐसा कोई नहीं है। आप जो भी नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, आपसे कहीं सर्च नहीं करना। दूसरा आता है सेटलर का नाम। सेटलर का पूरा नाम आता है क्या है? नेम, सन ऑफ रेजिडेंस, नेम ऑफ ट्रस्टी भी सेम, उसका आइडेंटिटी। अब तो हम पैन नंबर और आधार भी लिख देते हैं ट्रस्टी पर, ये इसका पैन और आधार, ये आइडेंटिटी होगी। इनिशियल कॉर्पस फंड, मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गई, इंसिलरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गई, फिर जनरल बॉडी, क्योंकि ट्रस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए या तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो गए, जनरल बॉडी जो उसको लुक आफ्टर करेगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी आप बनाना चाहे, कोरम, ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट और डिसोल्यूशन क्लॉज, ये सारे क्लॉज डालने के बाद में कोई भी ट्रस्ट डीड अपनी चैरिटेबल की नेचर में एक डिसोल्यूशन क्लॉज मस्ट है। सर डिसोल्यूशन के क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? जी, डिसोल्यूशन से क्या होता है, जब एक ट्रस्ट को खत्म करेंगे उस समय उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? वो दूसरी जी, सर्कमस्टांसेस ऑफ डिसोल्यूशन। नहीं, सरकमस्टांस से तो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कोई अकस्मात कोई ट्रस्टी है या सेटलर है, वो नहीं चलाना चाह रहा, बेनिफिशियरी ये बोले कि ट्रस्ट इज नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली और देयर इज सम एम्बेसडमेंट ऑफ फंड्स। आप प्राइवेट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, चैरिटेबल की, दोनों फर्क है। उस हिसाब से मैं आंसर दूं, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट में पब्लिक ट्रस्ट है, तो बेनिफिशियरी। ये प्राइवेट ट्रस्ट की प्राइवेट ट्रस्ट में जो होता है वो बेनिफिशियरी फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो यदि मैं चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करूं और ट्रस्टी कहे नहीं भी मैं नहीं चला रहा, बहुत से होते हैं, बहुत से
को बड़ा, जो यंग जनरेशन की हम देखते हैं बड़े बड़े, जब जॉब लगती है तो बड़ा लगता है मैं भी चैरिटी करूंगा, जब वो जैसे जैसे थोड़े से ओल्ड हो गए, फिर शादी होती चली जाती है, फिर टाइम की प्रॉब्लम पड़ती है, तो कहते हैं अब छोड़ो इसको, अब उसको डिजोल्व कर दो। क्योंकि डिजोल्व नहीं करेंगे तो आपकी कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती रहती है कि आपने रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया। और भी सिचुएशन हो सकती है। तो जब वो टॉयले लेने जाते हैं तो डिजोल्यूशन क्लॉज खास कर देते हैं कि आपने डिजोल्यूशन क्लॉज में क्या डाला है। तो हम इसमें लिखते हैं कि सेम ऑब्जेक्टिव की ही किसी इंस्टीट्यूशन को हम पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ट्रस्टी में, आप उसको बेनिफिशियरी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इट इज ओनली वे टू गिव द ऑल प्रॉपर्टी टू अ सिमिलर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एंटिटी। नहीं तो 12 वाले नहीं मिलेगा। नहीं, टॉयले तो मिल गया, टॉयले आपके पास में है। नहीं, अगर क्लॉज नहीं होगा तो वो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर क्लॉज नहीं है तो नहीं मिलेगा। वो एप्लीकेशन ऑफ फंड ही माना जाएगा। तो इन केस बेनिफिशियरी ने रहा किसी मिसहैपनिंग की वजह से, तो उसमें फिर लीगल हायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, जो भी लीगल हायर, आपके फैमिली मेंबर या फिर सेटलर या ट्रस्टी कुछ भी हो सकता है। हाँ, फैमिली मेंबर तो जो लीगल हायर होता है इंडियन उसको एज इट इज सक्सेस वो सारे एसेट्स ट्रांसफर होते हैं विदाउट इनकम टैक्स का जी। क्लॉज। लीगल हायर को ट्रांसफर हो जाती है पूरी प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट, चैरिटेबल में नहीं है, चैरिटेबल में तो सेम चैरिटेबल ट्रस्ट में आपको ट्रांसफर। अब आता है सोसाइटी एक्ट। सोसाइटी एक्ट क्या है? 1860 का पुराना एक्ट है, सेंट्रल का एक्ट है, हर एक स्टेट ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। और अगर मैं कोई सोसाइटी बनाता हूँ तो 7 मेंबर मिनिमम चाहिए स्टेट लेवल के लिए, और यदि मैं ऑल इंडिया लेवल पे बनाता हूँ तो 9 मेंबर चाहिए 8 स्टेट के विदाउट एनी ब्लड रिलेशन। अगर आपको ब्लड रिलेशन है तो उतने नंबर ऑफ मेंबर आपके बढ़ जाएंगे। 8 स्टेट से अलग अलग और एक स्टेट मतलब एक भी मेंबर होगा वो किसी स्टेट का हो सकता है। तो मतलब एक स्टेट से 2 मेंबर हो सकते हैं, बाकी 7 जो है वो अलग होंगे। जी। तो स्टेट लेवल पे भी जो होंगे उनमें भी सब ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो हो सकता नहीं नहीं, 7 बिल्कुल सेपरेटली। सेपरेट। एक्चुअली में क्या होता है, जो सोसाइटी चलती है वो चलती है ऑटोक्रेसी, सॉरी डेमोक्रेसी की। नहीं, डेमोक्रेसी का वो- मतलब I just want to- कहते हैं इंडिपेंडेंट पर्सन हो जिससे आप डिसीजन ले सकें, इसलिए उन्होंने रिलेटेड माना है। सर ये आरडब्ल्यूए के मेंबर्स चेंज होते रहते हैं हर इलेक्शंस के 2 जी। साल बाद 3 साल बाद। जी। कोई इनके मेंबर्स की कहीं रिपोर्टिंग की जाती है या रिट्रीवल में? कोई नहीं है। यदि आपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको कराया, रेसिडेंट वेलफेयर उसमें 2 तरह की होती है। एक तो सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्टर हो जाती है, एक आपने सिंपल एओपी बना दी, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने लिख दिया एओपी बना ली, उसमें रजिस्ट्रार का कोई रोल नहीं है। यदि आपने कोऑपरेटिव आपने रजिस्टर ऑफ सोसाइटी 1860 में बनाई है तो हर साल आपको अकाउंट्स भी जमा कराने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास में, और जैसे जैसे इलेक्शंस होते हैं उस इलेक्शन में नई कमेटी जो आती है वो मत सबमिट करानी पड़ती है। तो आईटीआर 5 में सारे मेंबर्स के नाम डाले जाएंगे? नाम किसी के नहीं डालते, ऑफिस बेरर के नाम होते हैं। ऑफिस बेरर। Which is preferred mode of incorporation, AOP और society? देखिए इस समय जैसे दिल्ली की हालत चल रही है, स्टेट के एक्ट सारे बेकार हो गए। मतलब बेकार से मतलब वहां आपको 3-4 महीने तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। पहले क्या होता, सोसाइटी जो बनती थी उसका एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस था। अब इन्होंने क्या कर दी, ये सारे ऑफिस जो डीसी में बांट दिए, और दिल्ली में आज की डेट में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जहाँ अपना डीसी बैठता है, जहाँ अपना सब रजिस्ट्रार होता है, वहीं इनके एसडीएम बैठता है, वहीं ऑफिस है सबके। वही कवर करते हैं। वही तो वहां उन्होंने एक बेंच दे दी एक आदमी को, भैया ये आदमी सोसाइटी डील करेगा, उसको नॉलेज बिल्कुल है नहीं। दूसरा इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन में क्या क्या जो हम डॉक्यूमेंट वहां भेजते हैं उनके पास पहुंचते नहीं है, वो विजिबल नहीं है, पहुंचते नहीं है, विजिबल ही नहीं है। पोर्टल बहुत दिक्कत करता है। अपडेशन नहीं होती। अब देखिए नहीं, स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में फर्क है। बहुत रिन्यूअल का भी कोई इशू है कि रिन्यूअल करानी है? हाँ, दिल्ली में रिन्यूअल करने, यूपी में हर 5 साल में आपको रिन्यूअल कराना है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं, सोसाइटी सोसाइटी। So society is not preferable in Delhi. तो अगर सिचुएशन ही ऐसी है कि अगर आपको सोसाइटी बननी तो बनानी पड़ेगी फिर। लेकिन लैंड वैंड लेनी होती है तो ज्यादातर सोसाइटी में देते हैं। नहीं, कैसा कुछ नहीं है। नहीं, ज्यादातर जो पहले था, अब गवर्नमेंट की जितनी एड है सब खत्म कर दी इन्होंने। आप अपने पास की प्रॉपर्टी खरीदो, अब तो ज्यादातर से ट्रस्ट भी करते हैं। सबको अथॉरिटी बना दी, सब trust आप में। अथॉरिटी में अप्लाई करो। लेकिन ये 3 आपको सोसाइटी बनानी है, या ट्रस्ट बनाना है, या आपको
सेक्शन 8 कंपनी बना दी। So compliance wise which one? कंप्लायंस वाइज ट्रस्ट इज मच बेटर देन सोसाइटी। आगे कंपेयर करेंगे अपन। इसमें भी सेम 2 कॉपी बायलॉज की बनती हैं। हर एक जो अपने प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर में जो 7 मेंबर होते हैं, उनके हर एक पेज पर साइन होते हैं, उनके केवाईसी लगते हैं, एक एफिडेविट लगता है प्रेसिडेंट के हिसाब से कि इसमें जितने मेंबर हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब नोटराइज होते हैं, और नोटराइज होने के बाद में वो सब रजिस्ट्रार के पास जमा हो जाते हैं। 50 रुपए की उनकी फीस है, ऑफिशियल फीस। उसके बाद में देने के बाद में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और एक बायोस की कॉपी वो स्टाम्प करके हमें वापस कर देते हैं। इट इज कॉल्ड द मेमोरेंडम ऑफ बायोस ऑफ सर मैंने बताया था ना 6 महीने लग जाते हैं सोसाइटी में। और सर एक उसमें नाम का भी कुछ प्रोविजन होता है? हाँ, सोसाइटी के केस में यदि मुझे नाम लेना है तो पहले सर्च करना पड़ता है। तो सर फिर हमें कहाँ सर्च होता है ये? अब आगे सब एक करता है, मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। ये सारे एड्रेस हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दिल्ली में। ये मुझे सेंट्रल का बनाना है तो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस यहाँ पर है। कश्मीरी गेट दिल्ली का है। ये सब रजिस्ट्रार का ऑफिस सबके एड्रेस। अब मुझे नाम सर्च करना तो उसकी साइड है। देखो ये पिछली वाली स्लाइड दिखा रहे हैं। जहां मुझे सब रजिस्ट्रार का अपने आप को रजिस्टर करना, उनके एड्रेस दे रखे हैं। 5 टोटल कितने हैं? 12 है। 12 है। 2 अभी नए और ऐड होंगे, पहले 10 से 12 होंगे। ठीक है। अब सबसे पहले जब मुझे सोसाइटी बनानी तो मैं नाम सर्च करूंगा। ये मेरी लिंक है, इस नाम पे करूंगा। जैसे हम कंपनी का सर्च करते हैं वैसे नाम डाल दो, उसमें आ जाता है कि बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आ जाए। ये जो भी पेपर मुझे फाइल करने हैं सब ऑनलाइन फाइल करने हैं। फिजिकल कंसेप्ट उन्होंने खत्म कर दिया। ऑनलाइन जाने के बाद सब रजिस्ट्रार के पास जाकर सब रजिस्ट्रार जहां आपने फाइल किया वहां जाए। उसके बाद में जो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट देखेगा और उसके बाद में बंद लिफाफा आपको पता है। अब उसके बाद वो अपनी सोसाइटी को वैसे क्या बंदी थोड़ा सा कुछ आइडिया और एक प्लेटफॉर्म में बोलना चाहिए। मैंने बंद लिफाफा बोल दिया, इतनी बात समझ। अब हमारी सोसाइटी में बन गई ट्रस्ट भी बन गया। अब आते हैं हम सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनती है। 8 कंपनी सेक्शन 8 की कंपनी के लिए सेम प्रोसेस होता है जो नॉर्मल कंपनी बनती है। सबसे पहले हम नाम अप्लाई करेंगे। इसमें एक चीज और बढ़ जाती है कि हमें पहले आरडी होता था, रीजनल डायरेक्टर से हमें परमिशन लेनी पड़ती थी। अब वो उन्होंने रीजनल डायरेक्टर की बजाय आरओसी को परमिशन का क्लॉज बना दिया है। पहले क्या होता था, नाम अप्लाई होता था, नाम के बाद में फिर आरडी से परमिशन लेनी पड़ती थी जिसको हम लाइसेंस बोलते हैं। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन के पेपर सबमिट होते थे। तो आरडी जो है वो जगह जगह है, अलग बैठते हैं, तो वो थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाता था, महीने 1.5 महीने 2 महीने आरडी की परमिशन में लग जाता था। अब उन्होंने आरडी की जगह आरओसी को ही दे दिया है, तो एक अलग से एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है। सेम इशू यदि मुझे प्राइवेट बनानी है, ये भी 2 तरह की होती है सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में नाम नहीं आता, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ल्ड नहीं आता है। तो मुझे यदि प्राइवेट बनानी है तो 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक बनानी है तो 7 मेंबर चाहिए। ये 2 तरह की होती है, कैपिटल और विदाउट कैपिटल। भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी के केस में तो आपको ऑथराइज्ड पेड अप कैपिटल की जरूरत होती है। इसमें ऑप्शन होता है, आप विदाउट कैपिटल भी बना सकते हैं, विद कैपिटल भी बना सकते हैं। इट इज अप टू यू। मेरा जो ऑब्जेक्टिव इनके डिफाइंड है, कॉमर्स, साइंस एक्सेट्रा, ये सब चीजें हैं। उससे कोई पैटर्न होता है, मेमोरेंडम प्रिंट होता है। उसके बाद में ये देखा जाता है इट्स प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जो मैंने इनिशियली में कहा था। ये बायलॉ जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे तो उसमें सारी चीजें लिखी होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ नेम वो सेम प्रोसेस है। तो विदाउट कैपिटल कैसे ये लॉ में दिया हुआ है भाई, आपके पास में कॉर्पस आएगा ना उसके बाद तो कैसे शुरू? अब जो नया कंसेप्ट है, जैसे आप एजुकेशन के केस में आप आज की डेट में एफडीआई इन्होंने ओपन कर दिया है। तो एफडीआई जितनी भी होती है वो ट्रस्ट और सोसाइटी में विश्वास नहीं रखती, वो सेक्शन 8 कंपनी में विश्वास रखती है। तो वो आप एफडीआई के लिए भी होता है। दूसरा, जब आप ट्रांसफर करते हैं, जैसे मैनेजमेंट चेंज होता है,
तो हम सब लोग जानते हैं प्राइवेट कंपनी केस में शेयर होल्डर चेंज किए, डायरेक्टर चेंज किए, मैनेजमेंट चेंज हो गया, तो सेम कंसेप्ट यहाँ होता है डिटो। बिल्कुल। ये उसमें डॉक्यूमेंट आते हैं, साथ में लेक्चर चले जाते हैं, इनकॉर्पोरेशन भी। अब ये बेसिकली डिफरेंस हो गया, क्या डिफरेंस है तीनों में? बेसिक डॉक्यूमेंट ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड हो गई, सोसाइटी के केस में बायलॉज हो गया, और कंपनी के केस में मेमोरेंडम। जुरिडिक्शन इसकी डिप्टी कमिश्नर, और ये रजिस्ट्रार, ये एक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, अथॉरिटीज हो गई। कंट्रोलिंग इसमें मोनोपोली होती है, मैं भी कह रहा था कि ट्रस्ट के केस में मोनोपोली, जो आपने कह दिया वो बिल्कुल। 7 नंबर में फिर आपकी वोटिंग चलती है, इलेक्शंस होते हैं, सब चीज होती है, इसमें किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। सोसाइटी के केस में आपको हर साल बैलेंस शीट कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज करना है तो हर बार आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, कंपनी में भी जाना पड़ता है। लेकिन ट्रस्ट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी इन हाउस रेजोल्यूशन पास करके आप कुछ भी करते हैं, कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। सेक्शन 8 कंपनी में शेयर होल्डिंग के हिसाब से वो लिखा हुआ है जो डिसीजन पावर। हाँ, तो शेयर होल्डिंग जैसे ये कोरम होता है, वहां पर सेम कोरम होता है। सोसाइटी से केस नहीं सेक्शन 8 कंपनी में वो उसके हिसाब से होता है, जनरल जितने शेयर होल्डर है, कोरम जितने शेयर होल्डर हाँ करके होता है सेम। ये तो फॉर्मेशन का चैप्टर अब क्लोज हो गया, अब मैं नया लाता हूँ, नया चैप्टर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। So multi-state societies भी रहेंगी चैरिटेबल। मल्टी स्टेट का मैंने बताया था, जो ऑल इंडिया लेवल की होती है तो मल्टी स्टेट बोलते हैं। देखिए सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्क है, हम जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्क समझ लेते हैं। जी ये वाला डिफरेंस ही बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी मुझे पता है, मुझे पता है। में होती है। देखिए सोसाइटी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी फॉर द मेंबर, मतलब मेंबर्स के लिए बनती है और मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है। म्यूचुअल कंसेप्ट में जैसे उसका एक्ट भी सोसाइटी उसका सोसाइटी का है मेरे हिसाब से Act भी 1918 है, Registration 1918 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी आपको दिल्ली में मिलेंगी, सब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज। हाँ, बहुत कुछ भी तरह की हो सकती है। ये जितनी भी आप देखो रूरल में बैंक भी, बैंकिंग लाइसेंस भी मिल जाती है। हाँ, ये बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स होते हैं। बैंक्स वगैरह के। तो 1860 की सोसाइटी बेसिकली चैरिटेबल नेचर की होती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बेसिकली जो मेंबर्स है उन्हीं के बेनिफिट के लिए बनती है। बेसिक डिफरेंस ये है। 1860 की सोसाइटी को आपको 12AA का बेनिफिट मिल सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को 12AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा एट एनी कॉस्ट। दोनों एक्ट ही अलग अलग है। दोनों एक्ट अलग है, 1908 1860 दोनों एक्ट अलग है, और इनकी अथॉरिटीज भी डिफरेंट है। अथॉरिटी भी डिफरेंस है। उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके अलग अथॉरिटी। बिल्कुल इनकी बिल्कुल। एलुमनी एसोसिएशन जो बनाते हैं वो उसको 12AA मिल सकता है? नहीं, एलुमनी को तो फिर आपने यदि मेंबर्स को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया तो नहीं। तो आपको नहीं। मेंबर आप ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पर जनरली एलुमनी तो मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं। पहले मिल जाती थी, पहले सब चीज बाई फेस पे चलती थी। अब जब से ऑनलाइन हुआ है, जब से अब रेस्ट्रिक्टेड चीज होती है। बिल्कुल। सोसाइटी इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, जी। तो वो यूपी में काम कर सकती है? देखिए काम करने में कोई बुराई नहीं है। बात यह है कि अच्छा इसमें क्या बेसिकली फर्क होता है, सपोज पंजाब गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया सपोज, तो पहले वो पंजाब वाली जो सोसाइटी है उसको प्रीफर करें। नहीं, मेरे पास एक क्लाइंट है, वो क्या है कि वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन उसका मंदिर है वो यूपी में है। हार्डली बेटर। हाँ, उससे पकड़ कर नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल इसलिए है कि केवल गवर्नमेंट डेट के लिए जो जिस स्टेट में होती है उस स्टेट को प्रीफर करते हैं, बाकी और को नहीं करते। मतलब ये एरिया ऑफ ऑपरेशन चेंज हो गया ना? जी बिल्कुल। ठीक है सर, अब किसी का कोई क्वेश्चन? अब मैं आता हूं, अब हम बढ़ते हैं इनकम टैक्स की तरफ, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती हमारी आईटी 7 में ही फाइल होती है, और क्यों गलती होती है उसके भी कुछ रीजन है, उस रीजन को एक एक करके देखते हैं।
ये डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रस्टिंग एनपीओज हैं जो डिफरेंट तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको 12A, 12AA, 12AB का रजिस्ट्रेशन मिलता है। पहले 12A था सेक्शन, फिर बाद में 12AA हो गया, अब नया सेक्शन 12AB है। दूसरे वो आते हैं जिनको 1023C 4, 5, 6 और 6 से कवर है, जिनका हमें अप्रूवल मिलता है, जिसका नया जो सुप्रीम कोर्ट का केस लो है सीसी न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी का केस, वो 1023C 6 में कवर है। सीसी से लेना पड़ता है उसमें। जी, देखो अभी आया था ना किसी से। अब तो खैर ऑनलाइन है, तो सीसी कम करके हाँ, नहीं, अब तो कोई दे रहे हैं। और उसकी में मगर अथॉरिटी तो तब हाँ, अथॉरिटी तो वही रहेगी। ये बिल्कुल। प्रिंसिपल कमिश्नर होगी 12A में, उसमें सीसी होगी। तीसरी होगा 1023C 1, 2, 3। ये वो होती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड, इस तरह के जो ट्रस्ट होते हैं वो 1, 2, 3 मतलब अलग अलग के हिसाब से। 4 में सर कोई भी नहीं लेनी पड़ती ना, 1023C में कहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन 4, 5, 6A में नहीं, नहीं, 4 में नहीं लेनी होती। 4 में बिलो 1 करोड़ होती है। नहीं, वो अलग सेक्शन है। नहीं, वो मैंने लिया हुआ है, एक ही चीज कवर की है। इनको जो 1023C 1, 2, 3 है, उनको ना तो इनकम टैक्स के रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ना किसी भी तरह की ऑडिट की जरूरत है, सिंपल, क्योंकि ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वेलफेयर के हिसाब से चीज बनाती है, तो उसमें उन्होंने एक्सक्लूसिव बेनिफिट लिया हुआ है। और जैसे बीच में आया था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था पहले, अब उन्होंने पीएम केयर फंड बना दिया। तो पार्लियामेंट में कई बार सब्जेक्ट उठा हुआ, इसकी ऑडिट क्यों नहीं की आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल की? तो ये इन सेक्शंस में एग्जम्प्ट है। ऑडिट के लिए तो वो फंड्स क्योंकि कोरोना में कितने आए थे उसकी वजह से ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। जी, फोर्थ हो गया वो एक्सक्लूसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट या मेडिकल इंस्टीट्यूट जिनका टर्नओवर पहले 1 करोड़ था 5 करोड़ हो गया है, और जिनके पास में ना तो इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन है ना अप्रूवल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, फॉर्मल एजुकेशन देंगे और प्रॉफिट, आपका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ना हो। ये बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट है। आप प्योरली एजुकेशन है तो प्योरली एजुकेशन में करेंगे, और आपका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ना हो, प्रॉफिट मोटिव ना हो। ये 2 बेसिक सर ये 1023C 4 में कवर नहीं होती। 1023C 3rd AD में, हाँ 3 सॉरी 3rd AD और AE, ठीक है, इनके लिए आइटम 7 फाइल होती है। नेक्स्ट हो गए रिसर्च एसोसिएशन, जहाँ किसी तरह की रिसर्च करते हैं वो रिसर्च एसोसिएशन में आते हैं। एक आपके रिलीजियस ट्रस्ट हो गए, एक आपका एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट मींस ग्रेच्युटी ट्रस्ट, पीएफ ट्रस्ट, इस तरह के ट्रस्ट होते हैं। इनकी इनकम सेक्शन 1025 में एग्जम्प्ट होती है, इनको आईटीआर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती, बट ऑप्शनल है। आप करना चाहे तो आईटीआर 5 कर दिया, पहले 7 होता था, अब आईटीआर 5 में इनकी रिटर्न फाइल की है। नेक्स्ट होगा सीएसआर ट्रस्ट, जो सीएसआर एक्टिविटी करते हैं वो सीएसआर ट्रस्ट बना दें। ये जब हम आईटीआर 7 पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन वाइज लिस्ट आती है कि आपका इनटू किस सेक्शंस में कवर है। 1021 में साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो गए, 1022 में न्यू एजेंसी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, डेवलपमेंट, खादी, ये जो अभी बात कर रहे थे वो ये I forget the section that ये यही अपना A hospitals के लिए। 4 में हो गए नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सम ऐसे ट्रस्ट होते हैं। उसके बाद में 5 में रिलीजियस ट्रस्ट हो गए, 6 में वो हो गए एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और वो 12AA में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो 1023C की अप्रूवल नेशनल मिलती है। मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गए, 12 में सेक्शन 11 का हो गए। पॉलिटिकल पार्टी भी एनपीओ कहलाती है, कितना बड़ा मजाक है। उसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये क्या चीज होती है? इलेक्शन कमीशन की बात करें नहीं, इलेक्टोरल ट्रस्ट पहले क्या आता था, जब अरुण जेटली जी जब एफएम थे तो बड़ा आता था, क्योंकि जिसने 20,000 से ज्यादा का एक डोनेशन दिया हुआ है तो उसकी लिस्ट जो है वो हर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है। तो बड़ा ये आता था यार, रिलायंस जो है ग्रुप जो है वो कांग्रेस का है, अदानी ग्रुप बीजेपी का है, तो उनके पास में एक डाटा हो जाता था। अब इसको कैसे कवर करें कि
कंपनी ने डोनेशन दिया हुआ है, लेकिन जनरल पब्लिक में नहीं पता किसने क्या डोनेशन दिया हुआ है। तो उन्होंने एक बैकडोर निकाल दिया इलेक्टोरल ट्रस्ट का। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाती है, उस ट्रस्ट में वो डोनेशन लेती है और उस इलेक्टोरल ट्रस्ट से फिर वो पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन लेती है। तो बीच में एक बैरियर बना दिया। बॉन्ड भी इशू किए थे सर इलेक्ट्रोल, वही इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स होते हैं। ये वो ट्रस्ट होते हैं। इसके भी ट्रस्ट बनते हैं, सोसाइटी में बनती है, ट्रस्ट में क्रिएट हो जाती है। सेक्टर का कोई पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, उनको अपना बना सकती है, रजिस्टर कराती है। जितने भी इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट, जो सेक्शन 1025 में एग्जाम्प्ट होते हैं। पीएफ ट्रस्ट हो गया, ग्रेजुएट ट्रस्ट हो गया। सब लोगों ने अपने आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों ने पीएफ के केस में क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं ग्रेजुएटी के केस में। अब जैसे कोई कंपनी है वो अपना ट्रस्ट नहीं बनाना चाहती, तो वो क्या करती है, एलआईसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, वो अपने एक्चुअल बेसिस पर कैलकुलेशन करती है, हर साल के साल उसको डिस्ट्रीब्यूट चला जाता है। अब उसके बाद फिर ऑप्शन है, सॉरी, वो यदि अपना ट्रस्ट बनाना चाहे तो अपना ट्रस्ट भी बना सकती है, चाहे वो ग्रेजुएटी का हो चाहे पीएफ का। उससे क्या होता है, उसकी वर्किंग फास्ट हो जाती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल और प्राइवेट कंट्रोल में थोड़ा सा फर्क होता है। बाकी गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवरऑल होता है, लेकिन वो अपने हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज्यादा उनको यदि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा इंटरेस्ट वो पास ऑन कर सकते हैं। जो इनको एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट है, इसमें जो इंटरेस्ट इनकम आती है वो पूरी एग्जाम है, सारी की सारी इनकम इनकी एग्जाम होती है। टोटल 1025 है। ये मैंने ऑलरेडी ले लिया। अब आता था स्टेटस की, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे मैंने कोई सोसाइटी बनाई, अब रजिस्ट्रेशन तो 12AA के बाद में मिलेगा मुझे, और मैं पेन नंबर अप्लाई कराने गया तो सब 4th अल्फाबेट मुझे ए देंगे, और मैंने ट्रस्ट बनाया तो 4th अल्फाबेट टी देंगे। अगर मैंने कोई सोसाइटी बनाई तो ए देंगे 4th अल्फाबेट, और मैंने ट्रस्ट बनाया तो 4th अल्फाबेट टी देंगे। अब मैं सपोज मेरी सोसाइटी बन गई, इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं लिया, ठीक है। अब मैं उसकी जब रिटर्न में जब मास्टर डाटा बनाता हूँ, टी वाले को वो आईटीआर 7 में ले जाता है और ए वाले को आईटीआर 5 में ले जाता है। या दूसरी सिचुएशन, मैंने अपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ले लिया, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया 12AA में। जब 12AA में मिल गया तो मुझे आईटीआर 75 करनी चाहिए। यदि मेरी सोसाइटी है और ए अल्फाबेट है तो वो आईटीआर 5 ले जाता है। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि इनकम टैक्स में एओपी अलग दे दिया और एओपी ट्रस्ट अलग वर्ड दे दिया। तो मींस यदि मेरी सोसाइटी 12AA में रजिस्टर्ड है और मैं आईटीआर 7 फाइल करना है तो उसका स्टेटस फिर एओपी ट्रस्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। बस ये बेसिक डिफरेंस है। तो काफी प्रॉब्लम आती है हमें डीए को लेकर। अब इसके केस में क्या रहता है कि जो भी मेरी इनकम होती है एनजीओ की, वो विदाउट हेड ऑफ इनकम होती है। ऐसा नहीं है मेरी यदि रेंटल इनकम है तो मुझे सेक्शन 24 का बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। या मेरी कैपिटल गेन की है तो मुझे इंडेक्शन मिलेगा, वो नहीं है। जो भी अब मेरी इनकम है वो कॉमर्शियल बेसिस पे आएगी और पूरी इनकम मेरी ग्रॉस बेसिस पर मानी जाएगी। अब बात आती है कि दो तरह की ऑडिट रिपोर्ट होती है। एक फॉर्म नंबर 10B होता है, 10B होता है 12AA के केस में, और 1023C के केस में होता है फॉर्म नंबर 10B। अब जो भी मुझे ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है उसकी ड्यू डेट सबको पता है। पहले ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं, फिर आईटीआर फाइल करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट की डेट होगी 30 सितंबर और इनकम टैक्स रिपोर्ट फाइल की डेट 31 अक्टूबर। ये सेक्शन 215 की एक्टिविटीज हो गई कि क्या क्या चीज कवर होता है। रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल, ये सब चीज अलग अलग होगी, क्योंकि जब मेरा एनपीओ इसी एक्टिविटी में कवर करेगा तभी मुझे इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। मींस इनकम टैक्स का मतलब रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स को मिलेगा। तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए कौन सा फाइल आईटीआर 8 कंपनी के केस में यदि मेरे पास में 12AA का रजिस्ट्रेशन है तो आईटीआर 7 फाइल होगा, 12AA का नहीं है तो आईटीआर 6 फाइल होगा, जैसे नॉर्मल कंपनी के।
उसकी जो 12AA नहीं है तो उसकी जो कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी की जो इनकम है वो सेम होती है जैसे प्राइवेट लिमिटेड की जो भी सरप्लस होगा वो आपका नॉर्मल हिसाब से टैक्सेबल है। सर जो रिलीजियस ट्रस्ट होती है उनको मिलेगा 12AA? तो सब में मेरे इस पे 5 अच्छा आप थोड़ा लेट आएंगे 100% मिलेगा, 101% मिलेगा, 80G भी मिलेगा। किसकी बात करें? रिलीजियस वो एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में होगा? नहीं, आप रिलीव पुअर में डालें क्या प्रॉब्लम? अब जैसे आप देखो अच्छा उसकी एक्टिविटीज मैं बताऊंगा, मैं आपको सारी चीज बता दूं, आपने कर दिया तो मेरा यहाँ आने का मकसद ये है सतीश जी ने कहा आप एक एक चीज कवर करना और कोशिश करना कि हर एक मेंबर के सारे क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाए, क्योंकि रिलीजियस में इन्होंने ये कंडीशन लगाई थी आने से पहले। तो मैं ठीक है, आई विल ट्राई टू द अपर बेस्ट। ये क्या होता है जब हम सेक्शन 11 पढ़ते हैं तो आपने देखा वो रिलीजियस और चैरिटेबल साथ साथ होता है कहीं ना कहीं कंसेप्ट है। अब रिलीजियस ट्रस्ट जो होते हैं, हालांकि ठीक है हमारा कंट्री सेक्युलर हो गया, पहले सेक्युलर नहीं था, अब इसमें मैं डिबेट नहीं करना। तो अब सेक्युलर होगा तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप धर्म के आधार पर चीजों को देखो, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी रिलीजियस करता है तो उसको 12AA का बेनिफिट तो सबको मिल जाएगा, लेकिन 80G के बेनिफिट के लिए उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। अगर मैं कोई रिलीजियस ट्रस्ट बनाता हूँ, आप नहीं करा, आपको 12 जितना बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें किसी अगर हम किसी रिलीजन को हम प्रमोट करते हैं तो उस केस में वो हमारे को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन नहीं देते। सर 12A का बेनिफिट मिल जाएगा, सेक्शन 11 का बेनिफिट 100% मिल जाएगा। सर बहुत से केसेस हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते सर, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्ट में नहीं है। एक्ट में यदि आपने लिखा हुआ है, लेकिन एक्ट में आप देखो तो वो दो चीजें होती है हमारे हिंदुस्तान में, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड होता है, एक थ्योरेटिकल वर्ल्ड होता है। थ्योरेटिकल का मतलब है कि आप जो बाइलॉज बनाएंगे उसमें ये बातें नहीं लिखेंगे मैं पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ कास्ट और रिलीजन को महत्व दूंगा, आप उसमें लिखेंगे तो ये सबके लिए है। अब आपने मंदिर बनाया तो मंदिर में ये थोड़ी लेंगे आप वहां केवल हिंदू आ सकते हैं, आप उसमें लिखेंगे एवरी पर्सन टू बी आ सकता है, गुरुद्वारा आ सकता है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी चीज की। तो आप बाई लॉ में आप प्रैक्टिकली कुछ भी करते हैं, लेकिन बाई लॉ में आप ये नहीं लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी कास्ट को आप महत्व देते हैं, बस ये फर्क है और कुछ नहीं। हमारे सर मैं एक केस कर रहा हूँ, उसमें जैनिज्म को प्रमोट किया है। हाँ। दे सेड कि जैनिज्म को आपने प्रमोट किया, वैसे उसमें काफी सारे केस लॉज है कि जैनिज्म के ऊपर भी कि आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एओस ये कर रहे हैं कि जैनिज्म पे आपने प्रमोट किया, जैसे उन्होंने वो किया कुछ सामग्री वगैरह दी, उन्होंने बांटी वगैरह, उस बेसिस पे उन्होंने एग्जम्पशन नहीं दी। सर 12A की एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी, 80G की नहीं। 12A में बिल्कुल क्लियरली लिखा हो रिलीजियस ट्रस्ट को 12A मिल जाएगा। मिल गई सर, 12A है 80G की बात कर रहे हैं नहीं, 12A है, जब उसकी स्क्रूटनी हुई, हाँ, स्क्रूटनी में उसको नहीं दी एग्जम्पशन। तो You are promoting the Jainism, that's why you will not get. एक्चुअली क्या है, ये ट्रस्ट एक्ट ऐसा है, ये जो NPO का है, अगर बात करूं, अगर 50% नॉलेज हमें नहीं है तो 95% नॉलेज इनकम टैक्स वालों को है, ये हिसाब है। 95% नॉलेज नहीं है इनकम टैक्स वालों को, केवल 3 ही सेक्शन है, 11, 12, 13। ये सेक्शन शुरू से है 1961 से है, बल्कि 1920 एक्ट से है ये सारे सेक्शन, लेकिन अभी भी उनको नहीं पता। उनको वो देखते हैं कि लिफाफा कौन आदमी कितना दे रहा है, बस। एक्चुअल एक्टिविटी उनको नहीं पता, एक्ट बिल्कुल ही नहीं पता। सर जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे मंदिर में करते हैं तो वो उसको कई बार ये कन्वर्ट करते हैं कि आप ये हिंदू के लिए ही है, कर रहे हैं जी, और उसमें वो नहीं मैं आपको बताऊं, मैं आपको नहीं एक एग्जांपल दूं। एक ट्रस्ट थे, हर साल राम कथा कराते हैं, पहले लेने गए, उन्होंने आसानी से दे दिया। आर्गुमेंट हुआ, सारी चीज हुई के साथ, आप क्यों करा रहे हैं, ये तो हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमने लिखा जी, हमने एक एफिडेविट लिखा जी, एफिडेविट दे दो आप। बोले क्या, कि इस राम कथा में कोई भी पर्सन आ सकता है, ये तो मैं एफिडेविट यार मैंने कि हमने कोई दरवाजे थोड़ी नहीं लगा रखे उसमें, जिसको सुनना चाहे वो आ जाए। तो वो क्या है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, आप तो वो लेना उसी से ही है। अच्छा, ये क्या चीज होती है, कभी कभी ऑफिसर जो होते हैं, जब आप कानून की बातें करने लगते हैं ना, वो कहते हैं कानून के वाले के लिए आप CID जेल में चले आओ, ITT चले आओ, मैं नहीं।
तो वहाँ थोड़ी सी पोलाइटली बात करके कुछ सेक्शंस की नहीं सर, अब तो ऑनलाइन है ना, तो face to पोलाइटली face क्या है सर? नहीं, ऑनलाइन में ये चीज है ही नहीं। आप देखो सर अभी तो आएंगे, अभी पता चलेगा कि क्या आएंगे। को रिन्यूअल कराएंगे तब। अभी तो शुरू होगा सर। रिन्यूअल 12A मिल जाती है सर, 12A में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। जब आप स्क्रूटनी असेसमेंट करते हैं ना, वो उसमें ये सारी चीजें उठ के आती हैं कि आपने क्या एक्टिविटीज की। हाँ, when your activities pertains to that, it is your expenses, if you, because it is relates to only the expenses which you have incurred on that. तो उसमें जैसे आपने किसी स्पेसिफिकली जैसे मंदिर के लिए क्या, तो ये रिलीजियस में डाल देते हैं कि इसमें जो है ये एक रिलीजन की तरफ चले गए एक्सपेंसेस सारे। अगर वो सारे अलग अलग उसके नॉर्मल के लिए हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट इन सच सिचुएशंस वो उसको आपको एग्जम्पशन कैंसिल कर देगा, एग्जम्पशन नहीं देगा। 12A को मैं नहीं छेड़ेगा, बट एग्जम्पशन नहीं देगा आपको। ठीक है सर। जो भी इनका मानती है कॉम्पिटिशन नेचर पे आते जैसे हैं। गुरुद्वारे हैं तो गुरुद्वारों में क्या कहते हैं, चैरिटेबल कुछ चीजें भी करवाते हैं। भाई जो भी खर्चा आ रहा है, जो गुरुद्वारे की जो रिसीट्स आ रही है, वो हम ये चैरिटेबल है, लंगर है, दिस इज फॉर ऑल, दिस इज फॉर। वहाँ क्या है तो मैं बताऊँ, गवर्नमेंट और अगर चाहे वो इनकम टैक्स ले लो, चाहे वो GST ले लो, वो बहुत सारी चीज डिपेंड करते हैं प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप प्रैक्टिकली कुछ भी करते रहो, लेकिन ऑन पेपर पे आप देखो भाई सबके लिए खत्म हो गया। लंगर खा रहे तो मना थोड़ी नहीं कि हम शकल देख के। सर मैंने कल एक ऐसा केस किया था जिसमें बंदों ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज दान कर दी ट्रस्ट में, और उसमें वो लंगर में रोटी खा रहे हैं तो उसको 12A नहीं दिया। और वहीं रह रहे जी, आप वहीं रह रहे हो, यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट ट्रस्ट। अच्छा, और 12 मतलब आपने सारा कुछ दान कर दिया और आप वहां पर अब रहने लग गए और उसका लंगर खा रहे हो, तो वो 12A नहीं दिया उसको, वो ट्रैवलर से दिलवाया था। नहीं तो प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग है सर, दिलवाना पड़ता है ना सर। प्रैक्टिकली अपने आप होना चाहिए। आपने ऑन पेपर से सब कुछ दिया क्योंकि अवेलेबल फॉर ऑल, लेकिन वो कभी कभी जैसे आप देखो कहीं ना कहीं आ जाता है न्यूज में कि किसी पर्टिकुलर मंदिर में किसी पर्टिकुलर कास्ट के बंदे को एंट्री बैन कर दी। हाँ, और वो न्यूज में आ गया, पब्लिकली न्यूज में आती है, आती रहती है। तो उस केस में उसके ऊपर कोई नेगेटिव आ जाता है। देखो ये डिपेंड करता है। देखो लीगली तो आप नहीं कर सकते, लीगली नहीं कर सकते। बस केवल एक इन्होंने एग्जाम्पशन दिया, वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उसमें इन्होंने कुछ छूट पर्टिकुलर, वो इसलिए कि वहां की कम्युनिटी में कोई आउटसाइड, जैसे कि आपने देखा है जैसे झारखंड में कुछ वैसा एरिया है, ट्राइबल एरिया है, आप उसी ट्राइबल एरिया के लिए ही कोई सोसाइटी बना रहे हैं फॉर देयर बेनिफिट, तो वहां उन्होंने छूट दे रखी है। वो इसलिए छूट दे रखी है कि उस एरिया को बाहर का आदमी डिस्टर्ब ना करे। पर्टिकुलर जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरिया है, वो जहाँ उन्होंने छूट दे रखी है कि आप ठीक है भाई उन्हीं पर्टिकुलर ट्राइबल वाले हैं उनके लिए बना सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कॉमन फॉर ऑल विद इन इंडिया या कॉमन फॉर ऑल विद इन इंडिया एक्टिविटी तो विद इन इंडिया ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब बात आता है सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 कहता है कि जो भी आपकी इनकम आ रही है उसका आपको 85% पैसा खर्च करना है। 85% मीन्स चाहे आपका वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का, आपको 85% पैसा खर्च करना है। यदि आपने 85% पैसा खर्च कर दिया तो रिमेनिंग 15% जो आपका बच रहा है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सपोज आपने 100 रुपए की इनकम है, आपने 90 खर्च कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 10% वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं 15% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपने 99 खर्च कर दिया तो 1% हो जाएगा। यदि आपने 105 खर्च कर दिया देन अब नहीं है ना, नेक्स्ट अब वो 5% का आपको बेनिफिट नहीं मिला, पहले मिल जाता था। अब 2021 के एक्ट में इन्होंने चेंज कर दिया कि यदि आपने एक्सेस खर्च कर दिया है तो वो आपका लैप्स हो गया, हम आपको फ्यूचर ईयर में उसका बेनिफिट नहीं देंगे। अब सपोज कुछ सिचुएशन ऐसी होती है मेरा 85% पैसा खर्च नहीं हुआ, तो उन्होंने कहते हैं कि आप एक फॉर्म नंबर 10 फाइल कर दें, हम उसको 5 साल के लिए आपको रेफर कर देंगे। आप 5 साल में कभी भी वो अमाउंट एक्सेस खर्च कर सकते हो। तो आपको सर जो ये 5 साल के लिए होगा तो जब नेक्स्ट ईयर का आएगा तो पहले कौन सा खर्चा माना जाएगा, जो पिछले साल वाले का या जो उस साल के हैं उसमें से? ये देखो ये डिपेंड आपका करता है।
सबसे पहले आप देखो मुझे बेनिफिट कहाँ मिलेगा, जो मेरा एंड लास्ट ईयर वाला उसी में मिलेगा, तो मैं उसको बेनिफिट लूंगा और करंट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। तो जो हम प्रेजेंटेशन रिटर्न में करेंगे वो हमें वो करेगा। शेड्यूल आई आता है इसमें, शेड्यूल आई हाँ, शेड्यूल आई करते हैं ना। मतलब जैसे जैसे नेक्स्ट ईयर हम ये बोलेंगे कि हमने पिछले साल का जो अभी शॉर्टफॉल तक था मिला है वो करंट ईयर का मैं कैरी फॉरवर्ड करंट ईयर का, फिर अगर शॉर्टफॉल है फिर दोबारा 10%। जी, लेकिन उसकी लिमिटेशन 5 साल की है। तो इनकम जो बनेगी वो 6th ईयर में बनेगी। नहीं, अब पहले 5 प्लस बनता 5 कर दिया, 1 डालना। अच्छा, अब 50 ईयर में जो अनस्पेंड अमाउंट है उसका पूरे पर 30% का टैक्स लगा दिया। ये बजट 2022 में चेंज हो गया। अब मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फंड का क्या मीनिंग है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस, मैंने कोई लोन लिया होगा तो लोन उसमें से माइनस हो जाएगा। अब जब उस लोन का रिपेमेंट करूंगा तो वो भी मेरा फ्यूचर में एप्लीकेशन ऑफ फंड आ जाएगा। मैंने किसी तरह का कोई टैक्स दिया हुआ है तो टैक्स भी इसमें एप्लीकेशन ऑफ फंड माना जाता है। या करंट ईयर की इनकम से किसी और अदर एनपीओ को मैंने वॉलंटरी डोनेशन दिया, मींस करंट ईयर की इनकम से मैं किसी को कॉर्पोरेट डोनेशन नहीं दे सकता। अगर मैंने वॉलंटरी डोनेशन दिया हुआ तो इट इज अलाउड एज एप्लीकेशन ऑफ फंड। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे? आपको मैं नहीं समझा पा रहा आपको। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अभी तो समझ आ रहे हैं, जी, बाद में भूल जाएंगे। सर अभी जो मेन जो 12 अभी जो नया फॉर्म भरा है उसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अभी ये 5 इयर्स के लिए जो की है जिसने रजिस्ट्रेशन, तो उसको 10A भी भरना है। चलो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ उससे। दो फॉर्म, एक फॉर्म नंबर 10A है, एक फॉर्म नंबर 10AB है। 10A मुझे दो सिचुएशन में फाइल करना है। पहला, एक सिचुएशन तो खत्म हो गई जिसका मुझे रिन्यूअल करना था, रिन्यूअल उधर 31 मार्च की लास्ट डेट थी, 22 को खत्म हो गई। या मेरा ऑलरेडी कोई ट्रस्ट है, 25 नवंबर के लिए खुली थी। हाँ 25 दिन के लिए खुली थी। 25 नवंबर तक के लिए खुली थी। या मुझे कोई फर्स्ट टाइम में मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उसके लिए फॉर्म नंबर 10A फाइल करना है। अब पहले वाली सिचुएशन में जो मुझे रजिस्ट्रेशन मिला है, फॉर्म नंबर 10AC मिला है, उसमें लिख रहा है असेसमेंट ईयर 26-27, मींस 5 साल के लिए वैलिडिटी है। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, मैंने प्रोविजनल फाइल किया हो तो मुझे उसमें 3 साल के लिए मिला हुआ है, मींस असेसमेंट। कई बार ना बहुत सालों से गलतियां हुई है, सबने 1 की जगह 2 किया है। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ आपको, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपको, पहले ये ले लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ फॉर्म नंबर 10A की किन सिचुएशन में फाइल करना है। पहली सिचुएशन, जब मुझे रेगुलर असेसमेंट मिला है 5 साल के लिए, जिसकी वैलिडिटी है असेसमेंट है 26-27। इसमें लॉ कहता है कि जब 5 साल खत्म होने से 6 महीने पहले आपको दोबारा फिर 5 साल के लिए रिन्यूअल फाइल करना है। मींस सितंबर 2025 में मुझे दोबारा फिर फाइल करना है फॉर्म नंबर 10AB, जिनका 5 साल के लिए है। दूसरा, मैंने अप्लाई किया, मुझे प्रोविजन मिल गया 3 साल के लिए। अब 3 साल के लिए प्रोविजन मिला तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ऑलरेडी मेरा ट्रस्ट ऑलरेडी वर्किंग में था और मैंने उससे पहले कभी टॉली अप्लाई नहीं करा, मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, तो लॉ ये कहता है कि इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 3 साल की है। यदि आपकी एक्टिविटी स्टार्ट है तो जिस दिन से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट है उससे विदिन 6 मंथ आपको दोबारा से फॉर्म नंबर 10A फाइल करता है। अब मेरा ट्रस्ट है 5 साल से 10 साल से चल रहा है, मैंने कभी एक टॉली के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर दिया। तो उसमें जैसे ही अप्लाई करने के बाद में आपको विदिन 6 मंथ आप कभी भी फॉर्म नंबर 10A फाइल कर सकते हैं। तो दो सिचुएशन में हो गया। पहला जो रेगुलर है उसके लिए सितंबर 2025। सर एक तीसरी सिचुएशन है जिसमें पहले थी फिर भी गलती से 2 भर दिया। अब यार पहले 10A पे आता हूं, फिर मैं दूसरी बात करता हूं। तीसरी सिचुएशन आती है, मैंने कोई अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज में कोई चेंज किया है, तो विदिन 30 डेज मुझे दोबारा से फॉर्म नंबर 10A फाइल करना है। फोर्थ सिचुएशन आती है, मैं कोई एजुकेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूट हूं और मैंने 1023C6 समय पहले फाइल कर दिया था, या मैंने 12 लेवल में फाइल कर दिया था। अब मैं रिवर्स करना चाह रहा हूं, मींस 1023 की जगह मैं 12A में आना चाहता हूं, या 12A की जगह मैं 1023C में आना चाहता हूं। तो इन चारों सिचुएशन के लिए केवल फॉर्म नंबर 10A फाइल करना है। क्लियर?
अब बात आती है कि कुछ लोगों ने जो फॉर्म नंबर 10 में गलती कर दी। गलती क्या कर दी? उसमें सेक्शन कोड था 1 और 11। 1 था 12AA के लिए और 11 था 80G के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें 2 और 12 भर दिया। 2 और 12 था प्रोविजनल के लिए। अब मेरा ऑलरेडी ट्रस्ट है और मैंने 2 भर दिया। अब 2 में जब मैंने फॉर्म नंबर 10 ऐसी देखा तो किसी ने देखा ही नहीं कि उसमें असेसमेंट ईयर मुझे 3 साल के लिए मिल गया। तो मिल रहा था 5 साल। नहीं सर, उसमें प्रोविजनल में दूसरा क्लॉज 10AB वाला भी स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स है। हाँ उसी पर यार, उसी पर जब ये चली गई तो बाद में जब पता लगा यार हमने तो गलत सेक्शन कोड कर दिया। तो उसमें उन्होंने विंडो ओपन की हुई थी। जब भी विंडो अभी भी ओपन हुई थी 25 दिन के लिए, क्या आप उसको सरेंडर कर दें और दोबारा से आप 5 साल के लिए। उसमें भी रह गया। उन लोगों ने सबने, मेरे पास जितने भी फोन आए मैंने सबको ये एडवाइस दी थी आप कर लो। रह गया सर, अब रह गया। अब आपके पास में क्या है, आप फॉर्म नंबर 10 फाइल करें तुरंत। 10AB का 6 मंथ्स है तो वो 6 मंथ्स भी छोड़ दो, जो हो गया हो गया। नहीं, 10AB के भी 6 मंथ्स भी निकल गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें अब कोई आप problem जब जागो जब सवेरा है, क्या बताओ, आप तुरंत ही फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर दें और 10AB फाइल करके वो 5 साल वाला प्रोसेस आपको। हाँ, फिर तो वो अभी तो फिर वो ऑनलाइन जो है आपकी प्रोविजनल में ऑनलाइन की जो पॉलिसी वो सारी शुरू हो गई हैं, जो भी लेटर्स। लेकिन इन द मीन टाइम अगर वहां से नोटिस आ चुका है क्या अब डॉक्यूमेंट्स के लिए कि आगे उस पे यार अब मैंने फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर दिया। अभी तक तो ये था कि जो मैं फॉर्म नंबर 10 फाइल करता था तो विदाउट इनकम टैक्स के चक्कर काटे हुए मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे घर पर आ गया। लेकिन फॉर्म नंबर 10AB में ऐसा नहीं है। जैसे आप फाइल करेंगे, फाइल करने के 1.5 से 2 महीने के बाद आपके पास में लेटर आएगा DIT एग्जामिशन का, बिल्डिंग नंबर E2 फ्लोर नंबर 24, कि आप यहाँ आ जाए, अपने पेपर लेके आए, आप चाहे खुद आए या अपने पावर अटॉर्नी होल्डर को भेजें। बिल्डिंग नंबर E2 वहीं पे सिविक सेंटर में। अब आपको जाने का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिन लोगों को वो वहां नहीं गए और इस सोच में बैठे रहे साहब जैसे पहले आया था वैसे ही आ जाएगा, उनके सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। और कैंसिल भी कब से करे हैं? डेट ऑफ प्रोविजनल से। अब आप बताइए, डेट ऑफ प्रोविजनल से। इसलिए जिन लोगों ने 10AB फाइल किए हुए हैं वो उनसे हाथ जोड़ कर विनती है कि वो तुरंत ही संपर्क करें। पर सर ये तो ऑनलाइन आ रही है क्वेश्चंस, तो हम ऑनलाइन ही रिप्लाई दे रहे हैं। हाँ, सबमिशन आपको सारी ऑनलाइन करनी है और मिलने जाना है। मिल के आना। जब तक आप मिल के नहीं आएंगे आपको पर लेटर जरूर आएगा फिजिकल के लिए कि आप फिजिकल अपेयरेंस करें। 2 महीने बाद आएगा, क्योंकि इसमें टाइम मॉडिफिकेशन 6 महीने का है ना, तो वो लास्ट में ही जागते हैं। 2 महीने 3 महीने में जागते हैं, 2-3 डेट देंगे। जो पहले प्रोसेस था वही सेम प्रोसेस है। सारी फाइलिंग ऑनलाइन फाइल होगी, आपसे फिजिकल कोई पेपर नहीं मांगेंगे। बस फिजिकल आए, आपके साथ चाय पियेंगे, आप उनको चाय पिलाएंगे, बिस्कुट खिलाने तो बिस्कुट खिलाएं। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिकल है। हालांकि इस पर झगड़ा हो रहा है कि आप क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा हम 5 साल के लिए क्यों लाए हैं। उनका आंसर है कि हम 5 साल के लिए क्यों लाए, जब आपको पहले तो परमानेंट मिलता था। तो केवल इसलिए कि हम देख लें कि आपकी एक्टिविटी जेन्युइन है या इनजेन्युइन। तो जब उसमें करेंगे तब भी भरेंगे 6 महीने, तब ये बुलाएंगे और 100% बुलाएंगे 5 साल बाद। या जिनके प्रोविजनल से जो जब प्रोविजनल के तो अभी नए में तो वैसे भी लेना ही होता है, उसमें तो जाना ही मिलने भी जाना था जी। इसलिए फॉर्म नंबर 10 जब भी भरे तो एसएससी को बताने के भाई पहले जैसा कंसेप्ट। हमारा बहुत झगड़ा होता है यार, पहले तो ऐसे आ गया, अब क्यों भैया ये लिफाफा जा रहा है। तो क्या एसएससी पे गूगल देख देख के बड़ा वो भी जानकार हो गया है। वो मॉर्निंग में जाता है तो सबसे पहले पूछता है कि आप सी है, उसी के साथ ही लगने लग जाता है। अब यार इससे दोस्ती कर लो तो कम से कम 10 चीजें हमें बताएं और हम भी बता देते हैं भाई ठीक है। अच्छा, फैक्ट तो किसी को नहीं पता, हमने पूछा। अब जैसे एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे तो हमने कहा यार मैं प्रॉपर्टी बेची है,
ठीक है प्रॉपर्टी बेचे तो भैया दो ऑप्शन है, या तो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ले या सब कितना जितना कैपिटल गिना उतना खरीद ले। पता लगे उसने लैंड बेची थी, प्रॉपर्टी नहीं बेची। और ऐसे लेमैन लैंड उसके लिए प्रॉपर्टी है, जब उसने खरीद ली बोले यार आपने तो गलत बता दिया। अब क्या सॉल्यूशन है इसका? तो ये मेरा कह रहा है जो मॉर्निंग वॉक पे घूमता है वो पता सब कर लेता है, और जब केस फंसता है तब उसे पता पड़ती है कि हाँ कहाँ गलती की। चलिए नेक्स्ट आईटीआर 7 चार सेक्शंस के लिए होती है, 139 4A 4B 4CO 4D। 4A में होते हैं जिनका 12AA में रजिस्ट्रेशन है। जब भी हम आईटीआर बढ़ते हैं तो सेक्शन कोड हमें लिखना पड़ता है कि हम किस सेक्शन कोड में बढ़ रहे हैं, 139 4A में बढ़ रहे हैं, 4B 4C में। और यदि यही हमने गलती कर दी तो वही आता है आईटीआर अपनी रिजेक्ट हो जाती है या डिफेक्टिव हो जाती है या अपनी डिमांड आता है। तो अगर मेरा 12AA में रजिस्ट्रेशन है तो मैं 138 4A भरूंगा। 4B में पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट आ गई, और 4C में ये सारे आ गए, साइंटिफिक रिसर्च, न्यूज एजेंसी, म्यूचुअल फंड, कैपिटल, ट्रेड यूनियन, ये सारे। और 4D में मेरे आ गए रिसर्च एसोसिएशन। अब आती है जो मेडिकल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, जिनके पास में ना तो 12AA का रजिस्ट्रेशन है या ना 1023C का एप्लीकेशन है, वो किस सेक्शंस में भरेंगे? तो वो भरेंगे 1023C थर्ड AD। वो 194C में नहीं भरेंगे, 1023C थर्ड AD या AE जो भी एप्लीकेशन। इसकी ड्यू डेट सेम। अगर 3AD वालों को भी 10BB फॉर्म भरना पड़ता है जी, जो 3AD वाले हैं 1023C नहीं, फॉर्म नंबर 2 ऑडिट के फॉर्म है 10B और 10BB। 10B फाइल करना पड़ता है जिनके पास में 12AA का रजिस्ट्रेशन है, 10B फाइल करना पड़ता है जिनके पास 1023C का अप्रूवल है, 4, 5, 6 और 6A। 3AD में थर्ड AD में कोई फॉर्म नहीं, कोई फॉर्म नहीं, ओनली यू हैव टू फाइल आईटीआर 7। ठीक है सर। अगर अब मुझे सेक्शन 11 का बेनिफिट लेना है तो सेक्शन 11 के लिए 11 का मतलब है कि मेरी 85% भी करना है, रिमेनिंग 15% मुझे छूट देते हैं। तो उसके लिए 3 कंडीशन है। पहला कि मेरा एनपीओ जो है वो 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहली सिचुएशन। दूसरी, यदि मेरा टर्नओवर से मतलब है ग्रॉस रिसीव, यदि मेरी 2.5 लाख से ऊपर है तो मुझे उसकी ऑडिट करानी है, और ऑडिट का फॉर्म 10B या 10BB। तीसरा सिचुएशन कि मुझे फॉर्म नंबर 10B या 10BB बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न और बिफोर द ड्यू डेट करना है। अब एक क्वेश्चन आता है, मेरा कोई एनपीओ है 12AA में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख है। ठीक है, लॉ के हिसाब से मुझे ऑडिट नहीं करनी है। तो अब अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, कुछ लोगों ने रिटर्न भी फाइल की, तो उन्होंने क्या किया कि 2 लाख पर पूरे पर 30% का टैक्स लगती है। उन्होंने सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं दिया। उसका रीजन आया कि आपने फॉर्म नंबर 10 भी नहीं फाइल किया। सर आजकल एक नई चीज भी आ रही है इंटीमेशन में ही, ट्रस्ट में पूरी इनकम को ये वो ले लेते हैं टैक्सेबल। उसका रीजन बता दूंगा आपको क्या रीजन है। क्योंकि आईटीआर जो सीपीसी में है उन्होंने वो इस वाले प्रोविजन को इनेक्ट नहीं कराया। तो इट इज एडवाइजेबल कि जिसकी टर्नओवर अगर यदि 1.5 लाख भी है, 1 लाख भी है या 2.5 लाख से कम है, उसका फॉर्म नंबर 10B फाइल कर। क्लियर? अब इनका क्वेश्चन आ गया कि कुछ हमारी ऐसी डिमांड थी, हमने रिटर्न फाइल किया और एसएससी ने हमने फाइल किया, रिटर्न सही फाइल किया, लेकिन उन्होंने सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं दिया। ठीक है, उसके एक रीजन है कि हमने अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल दी। ओनली इज द ओनली वे, और कोई सॉल्यूशन और कोई वे।
फॉर्म 10B भी नहीं भरा कहीं ने उसमें हाँ, तो 10B भरने का होता है सेक्शन 11 का बेनिफिट। अगर वो नहीं भरा तब भी उस केस में या तो आपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल नहीं फाइल की, या आपने फॉर्म नंबर 10B नहीं फाइल या लेट फाइल किया, जिसकी वजह से आपका पूरा लेट फाइलिंग, लेट फाइलिंग बिकॉज दे आर कंसीडर्ड इट एज, तो आपका पूरा जो आपका एक्सपेंसेस है या एप्लीकेशन फंड पूरा डिसअलाउ हो गया। इसलिए ट्रस्टी के रिटर्न के केस में बिल्कुल एडवाइजेबल है 30 सितंबर से पहले आप फॉर्म नंबर 10B या 10B भी फाइल कर दें। सर 9-10 भी नहीं भरेंगे तो भी एग्जम्पशन नहीं देते उस अमाउंट की। एक केस में जो 15% का एक्यूमुलेशन होता है 10B फाइल करा हुआ है, और जो ITR में जहाँ पर कॉलम में 15% डालते हैं वहाँ पर डिलीट है ये लोग, तो सर वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। नहीं सर वो आप सॉफ्टवेयर से भरते हैं? नहीं, सॉफ्टवेयर से नहीं भरता सर। एक्चुअली मेरा केस था किसी कंपनी के थ्रू आया, तो कोई बात नहीं, रेक्टिफिकेशन कर रेक्टिफिकेशन है सर वो सर हम तो अपील फाइल कर रहे हैं सर, रेक्टिफिकेशन में कुछ नहीं होगा। वो सर अपील में ही होगा वो ना रेक्टिफिकेशन असेसिंग ऑफिसर के पास चला गया सर। मैंने सारी की सारी रेक्टिफिकेशन फाइल की और सारी एक्सेप्ट हो गई सर। एक मिनट सर, वो एक्चुअली ऑनलाइन ना वो शो कर रहा है सारी सर हमने 50 रेक्टिफिकेशन सर हमने 1000 रुपए लगते हैं इसलिए अपील भी फाइल कर तो अब वो बात अलग है कि एसएससी से सीआईटीपी के नाम से आप कुछ नहीं वो नहीं सर, क्लाइंट्स ज्यादातर अपने ही होते हैं। मिस्टेक हमारे पार्ट में ना सर, फाइलिंग के अगर मिस्टेक्स हुई हैं दैट इज अवर मिस्टेक। तो अगर लेकिन उसकी इन्होंने रेक्टिफिकेशन की विंडो खोली हुई है। नहीं वो खोली हुई है, एक में हो गई। हाँ, यदि आप प्रॉपर्ली अच्छा उसमें भी बड़ा झंझट है सर। बहुत उसमें रिप्लाई आया था, फिर मैंने रिप्लाई एक 154 में ना 6 बार फाइल की, 6 बार रिजेक्ट हो गई। मैं वही कर रहा हूँ इसीलिए सर वो और पता लगा कि जैसे कोई वाली बात है कि सामने वाले को कॉफी पसंद है, उसको चाय दे रहे हैं, ये भी चाय पी तो कह रहे हैं चाय मुझे चाहिए नहीं, मुझे कॉफी चाहिए। वो पिन पॉइंट वाली चीज है कि हम क्या चीज उसको दे रहे हैं। सर उसमें ना असेसिंग ऑफिसर के पास चले गए हैं जो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर वो असेसिंग ऑफिसर के पास जा रहे हैं तो वो 10 तरह की चीजें मांग रहे हैं, उसका वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लाओ, ITR ये तो तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाओ जब तक वो 10 चीजें ना। इसीलिए मैंने अपील डाल देते हैं कि बाई चांस वहां नहीं होगी तो अपील में सीआईटी अपील सुनेगा। तो सर वहां जाएंगे तो बात बोल देगा करेगा, उसके किसी भी जगह बिल्कुल कर देंगे, तो नहीं करेंगे। और उसके बाद एक्टिवेशन फाइल कर दो तो पॉसिबल है। आप एक काम करो, सबसे पहले ग्रीवेंस पे लेटर डालो। अच्छा आपको पोर्टल में ग्रीवेंस कॉन्सेप्ट है, ग्रीवेंस की इन्होंने डायरेक्ट सीआईटी को चार्ज दे रखा है। अच्छा। और सीआईटी डे टू डे बेसिस पे वो मॉनिटरिंग करता है ग्रीवेंस। सबसे पहले आप ग्रीवेंस वैसे भी 154 मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होती है, तो मिस्टेक 154 नहीं करते सर वो, मैंने देखा नहीं वो बाकी चीजें मंगा ही नहीं सकता। जो हमारी मिस्टेक्स है हमने उसको मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दिया, दे हैव टू फॉलो दैट, दे कैन नॉट आस्क फॉर एनी अदर थिंग। बिल्कुल अगर रेक्टिफाई करने के लिए तो नहीं तो मैं आपको बता दें, आप दोनों चीज करो, एक तो रेक्टिफिकेशन फाइल करो, ग्रीवेंस रेक्टिफिकेशन फाइल हो नहीं रहा क्योंकि असेसिंग ऑफिसर के पास जा रहे हैं, असेसिंग ऑफिसर आपको पता है नहीं ऑनलाइन फाइल करो, ऑनलाइन भी तो फाइल हो जाता है। ऑनलाइन तो बोल रहा हूं सर, ऑनलाइन ऑनलाइन में 2 तरह की फाइल होती है, उसमें बोलता है कि आपको सीपीसी में फाइल करनी है, असेसिंग ऑफिसर को फाइल करनी है। अच्छा हम टिक करो किसको फाइल करनी है। ओके आपने टिक कर दिया होगा सीपीसी को, हाँ। फाइल आपकी असेसिंग ऑफिसर के पास तो बोलेगा ही नहीं। अच्छा तो असेसिंग ऑफिसर के पास करेंगे तो उस पर ऑप्शन होता है आप किसको फाइल कर सकते हैं। और ग्रीवेंस में सर ये सारी बात ग्रीवेंस ऑटोमेटिकली सारी असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है, अच्छा वो सीपीसी नहीं तो जाता। वो खोल सकता है, मतलब हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ नहीं जाने की तो जरूरत, जब उसने तो गवर्नमेंट ऑफिसर को आप ये नहीं कह सकते कि वो बिना जाए आपका काम कर सकता है। लेकिन क्या है कि उसको कोई प्रेशर रहता है उसको सॉल्व करने का, तो उसकी मॉनिटरिंग सीआईटी करता है। आप दोनों चीज फाइल करेंगे, फिर आप जाओगे तो आपको ट्रीटमेंट कुछ और देगा, तो उसको वो करनी है। और सीपी ग्राम होता तो साथ साथ वो तो एक अलग ब्रह्मास्त्र है सीपी ग्राम। कोई नहीं करता। अब मूवी नहीं है। अब वो भी इतनी सारी आने लगी, वो भी क्या करें। पहले तो सीपी ग्राम उन्होंने खोला था, वो सीपी ग्राम में सारी मिनिस्ट्री का कवर कर ली, सारी चीज कर ली। मेरे हिसाब से डेली की कम से कम 2-2, 5-5 लाख वो आती एप्लीकेशन कहाँ तक देंगे। उनको क्वेश्चनियर भी लेकिन उसमें अदर देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स को छोड़कर और ग्रीवेंस सॉल्व हो गए। मेरे कुछ का था, मैंने एक बैंक में चेक जमा किया हुआ था, उन्होंने क्या किया 2 लाख का चेक था, उन्होंने 20,000 क्रेडिट कर दिया। मैं गया 2 लाख का मैंने चेक डाला, वो चेक इनका सस्पेंस में डाला, 1,80,000 वो सस्पेंस में चले गए। 2 महीने तक अटका रहा। मैंने तुरंत में सीपी ग्राम में करा, 10-11 बजे में ऑफिस खोला, 11:30 बजे सीपी ग्राम में करा, 4 बजे मेरे पास में बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिसर फोन आ गया जी आपकी प्रॉब्लम क्या है। 4 बजे और 5 बजे ब्रांच मैनेजर का फोन आ गया कि मैंने आपका काम कर दिया है। इतना फास्ट
पहले ये सारी चीजें इनकम टैक्स में भी होती थी, हमारे कुछ रिफंड रुके हुए होते थे, सीपे ग्राम में डाल दिए, हर तीसरे दिन में फोन आ जाता था आईटी से, आ जाओ जी आपका काम करना है, आप आ जाओ। तो बड़े सर से आएगा ना। लेकिन अब सारी इतनी सारी कंप्लेंट डालने लगी, वो भी हो गया यार कहाँ तक करेंगे। लेकिन सीपी ग्राम अभी भी अच्छा है। चलिए अब मैं जो भी इसकी इनकम करूंगा वो विदाउट हेड ऑफ इनकम करूंगा, पहली कंडीशन। दूसरी जो भी सॉरी जो भी मैं इनकम दिखाऊंगा वो शेड्यूल एआई में दिखाऊंगा। अब आईटीआर 7 में इन्होंने अलग अलग करके है कि जो भी मेरी इनकम होगी वो शेड्यूल एआई में दिखाएंगे। अगर सपोज मेरी एफडीआर की इनकम है तो मैं इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं दिखाऊंगा। whatever your income should be shown in a schedule AI। जो भी मेरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो कॉर्पस हो, चाहे वो नॉन कॉर्पस हो, चाहे वो वॉलंटरी हो, चाहे वो एनोनिमस हो, सब मैं शेड्यूल बीसी में दिखाऊंगा। अब जो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उसका इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एडमिन एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ऑफ मेन ऑब्जेक्ट। यहां बहुत गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, चलो पहले एआई देख लेते हैं। ये उनका चार्ट है कि रिसीव फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव। और मैं आपके सामने एक आर्बिट्ररी एक बैलेंस शीट रखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एक्सपेंडिचर रखता हूँ। एक मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, अगर मैं उसकी इनकम साइड पे जाता हूँ, ट्यूशन इनकम आ गई, ट्रांसपोर्ट की इनकम आ गई, हॉस्टल की इनकम आ गई, एफडीआर की इनकम आ गई, ऑडिटोरियम का रेंट आ गया और अदर्स इनकम आ गई। अब पहले वाले में जो मैं दिखाऊंगा मेन ऑब्जेक्टिव, वो केवल पूरी इनकम को दिखाऊंगा जो मेरी एजुकेशन से रिलेटेड है, प्योरली एजुकेशन से रिलेटेड, प्योरली एजुकेशन से। चाहे वो ट्यूशन फीस हो गई, चाहे वो एग्जामिनेशन फीस हो गई, चाहे वो किसी भी तरह की फीस हो गई। ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें आएगी, नहीं आएगी? अभी आ ठीक है सर। अब यही थोड़ा सा विराम करते हैं। विराम क्या हुआ, नया केस लो आया नोबल एजुकेशन सोसाइटी का सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर में। अभी तक हम क्या करते थे कि जितनी भी हॉस्टल की इनकम है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट की इनकम है, जितनी भी मेस की इनकम है, जितनी भी कैंटीन की इनकम है, जितनी भी सेल ऑफ किताब कॉपी स्टेशनरी की इनकम है, सब ऊपर दिखा दिया। अब हमें चेंज करना पड़ेगा। अब उन्होंने न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी में भी डिस्कस करूंगा, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो आपकी इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव से जो भी इनकम है जो सेक्शन 11(4)A में कवर है, उसको आप सेपरेट रखेंगे, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर जी। इसलिए उन्होंने कह दिया रिसीव फ्रॉम द इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। तो 11(4)A में जो भी चीज कवर है, अब उसकी इनकम हम यहाँ दिखाएंगे सेकंड वाले में, अभी तक जो फर्स्ट में दिखाएंगे। ये चेंज हुआ है न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी के केस। सर ये डेवलपमेंट फंड और जो बिल्डिंग फंड वगैरह देते हैं जी, वो तो डायरेक्ट देखिए जो भी हमारा देखो डेवलपमेंट फंड या बिल्डिंग फंड हमारा पर्पस हो गया, वो शेड्यूल बीसी में जाएगा। जितनी भी तरह के आप डोनेशन ले रहे हैं वो सब शेड्यूल बीसी में जाएगा। और शेड्यूल बीसी में दो तरह के हो गए, रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के। उनको शेड्यूल बीसी में अच्छा खासा उन्होंने इंसर्ट कर दिया कि आपकी क्या क्या चाहिए। इवन एफसीआर भी उसमें दिखा दिया, सीएसआर भी दिखा दिया, बहुत सारी चीज उन्होंने कवर कर दिया अकॉर्डिंग टू नेचर के हिसाब से हम उसमें लेते हैं। नहीं, बैलेंस शीट को जैसे बनाते हैं बैलेंस शीट नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ पर हमें अलग से कुछ दिखाना है जी। और अगर बैलेंस शीट उस तरीके से बनाए तो फिर कोई ऐसा कुछ ठीक है। तीसरा आ गया रेंटल इनकम। जो मेरे ऑडिटोरियम है उसकी को रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम, कमीशन मेरी कोई है तो कमीशन इनकम आ गई, डिविडेंड है तो डिविडेंड इनकम आ गई, इंटरेस्ट है एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट मीन इवन अगर मेरा रिफंड में भी इंटरेस्ट है तो भी यहाँ देना। उसका बाद एग्रीकल्चर इनकम होगी, नेट कंसिडरेशन फ्रॉम अगर मेरा कोई असेट मैंने बेची है तो उसका नेट कंसिडरेशन होगा। इसके अलावा कोई और इनकम है तो आप स्पेसिफिक। अब आ गया
एक्सपेंसेस का दो पार्ट, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। अब मैं दोबारा आपके सामने एक इनकम एक्सपेंडिचर रखता हूँ, इनकम साइड ले ली। अब एक्सपेंसेस साइड में मैं ये मान के चल रहा हूँ, मेरा कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये स्कूल मान के चल रहा हूँ, ये एक सोसाइटी में चल रहा है, केवल एक ही स्कूल है और सारे खर्चे हो रहे हैं, कुछ मैंने रेंटल भी है, सपोज मेरे पास गाड़ी भी है, उसकी रिपेयर भी है, मेरे एम्प्लॉय भी है, उनको कंपनसेशन दे रहा हूँ, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हूँ, इंश्योरेंस सारे खर्चे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरे खर्चे हो रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो मैं यहाँ दिखाऊंगा या यहाँ दिखाऊंगा? आपके सामने इनकम एक्सपेंडिचर रख रहा हूँ, इनकम साइड पर हमने डिस्कस कर लिया। अब एक्सपेंडिचर साइड पे ये सारे हेड मेरे आ रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। मेरे पास स्टाफ भी है, टीचिंग नॉट टीचिंग, उसकी मैं सैलरी देता हूँ, मेरे पास में गाड़ियां भी हैं, उसकी मैं रिपेयर मेंटेनेंस भी करता हूँ, गाड़ियों का इंश्योरेंस है, मैं इंश्योरेंस भी दे रहा हूँ, मेरा प्रोफेशनल भी उनकी कंसल्टेंसी भी दे रहा हूँ, सारी चीजें मेरे पास। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं मेरे, वो मैं यहाँ दिखाऊंगा या यहाँ दिखाऊंगा? एजुकेशन सर एजुकेशन में दिखाएंगे, एजुकेशन में दिखाएंगे या दिखाऊंगा, और दोनों में अंतर क्या है? सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये एक्स्ट्रा मतलब जो जैसे ऑफिस से सर जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स जो भी आपने पहले बताया वो ये जो मेन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है वो मैं उसमें दिखाऊंगा एजुकेशन वाले में, और जो अदर्स होते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया और जो बाकी के एक्सपेंस हो गए वो उसमें दिखाऊंगा। अब एक बात बताओ, अब जैसे इस स्कूल का एक ऑफिस बना हुआ है, ठीक है, उस ऑफिस में 2 स्टाफ है, अब उनकी सैलरी में यहाँ दिखाऊंगा या यहाँ दिखाऊंगा? सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, उधर जाएगा वो वो जाएगा क्या? वो जो बैठे हैं स्टाफ मेरे, सर वो इंसिडेंट वो क्या एजुकेशन का काम नहीं कर रहे क्या? ऐसा तो फिर वो इसी इसका कॉज है, रीजन मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों। So they are education में आएगा, they are for the purpose of education. बिल्कुल, इसलिए यहाँ जितना कम से कम खर्चा हो सके उतना कम से कम दिखाना। इसमें तो हम सेंट्रलाइज कोई मतलब हेडवाइज दिखाना नहीं, सारा पर एजुकेशन में डाल दें। बिल्कुल, आप बोलो कहते। अब बात आती है कि सारा एजुकेशन में डाल दो, तो ये क्यों दिया है? हाँ फिर क्या है, कोई तो कुछ रीजन होगा। इसका रीजन ये है, सपोज मैं अगेन उस एग्जाम्पल को एक्सटेंड कर देता हूँ। एक सोसाइटी है, उसके 5 कॉलेज चल रहे हैं, सोसाइटी की अपनी बिल्डिंग है, कॉलेज की अपनी बिल्डिंग है। उस सोसाइटी में एम्प्लॉय अलग है, कॉलेज के एम्प्लॉय अलग है। उस सोसाइटी में उन्होंने गाड़ी ले रखी है, उस गाड़ी का खर्चा है, मीन सोसाइटी से रिलेटेड जो खर्चा है वो हम ध्यान दें, और एजुकेशन से रिलेटेड हम ध्यान दें। 5 कॉलेज का टोटल मिला के यहाँ आएगा। अब आपकी रिटर्न कितनी इजी हो गई भरना? नहीं हो गई? इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल लिया और डिटेल ही नहीं गई, कितना इजी हो गया? लेकिन सेपरेट बुक अकाउंट बिलिंग होगी तभी होएगा। अगर सेपरेट बुक्स अकाउंट मेंटेन कर पाए जी, सोसाइटी ने तो काम जो गाड़ी ली है वो भी तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ये तो अप टू यू, बिल्कुल। सेंटर वाली बात हो गई। इसका भी अब एक रीजन है, ये इन्होंने क्यों दिया। अब आने वाले टाइम में क्या करेंगे, इसका टोटल लेंगे शेड्यूल एआई का, उसमें से ये घटा देंगे, उसके बाद में फिर आपको 85% का बेनिफिट देंगे, जो अभी नहीं हो रहा है। अभी क्या था, मेरा 100 रुपए की मेरी इनकम हुई, 95 का मेरा खर्चा, ये 80 का मेरा खर्चा होगा, तो खर्चा मेरा यहाँ गया, तो 100 माइनस मतलब 15% का बेनिफिट मिला, तो 15 का बेनिफिट मिल गया। अब कितने का मिलेगा? सपोज 100 मेरे यहाँ है और 20 मेरे यहाँ है, 80 और 80 का 15%, ये फर्क है। तो यहाँ मुझे कई जगह ऑडिट फीस मुझे दिखानी पड़ेगी, मेरे पास अल्टरनेट नहीं है। एप्रिसिएशन का एक अलग इशू है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी डेप्रिसिएशन तो आएगा, एप्रिसिएशन भी लिया हो, उसको बहुत बड़ा डिबेटेबल है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं।
इस चीज का ध्यान में रखेंगे, यहाँ में कम से कम दिखाना है और जो भी मेरा रिलेटेड खर्चा हो जाए। एक ही सोसाइटी का, उसका एक ही कॉलेज है, सारा तो ऑडिट फी भी तो नहीं, ऑडिट फीस का जब अलग से दे रहा है, क्योंकि ऑडिट आप सोसाइटी कर रहे हो, कॉलेज नहीं दे रहे हो। अब बात आती है कि अब मैंने 80 रुपए मेरे खर्च हो गए, सपोज उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करो, 100 रुपए की इनकम, 80 रुपए मेरे खर्च हो गए। अब ये कहते हैं कि 80 रुपए जो आपके खर्च हुए वो पैसे कहाँ से आए आपके पास, उसका फंड ढूंढो। यदि पूरे का 80 मेरे करेंट की इनकम से आया है तो इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड अंडर ड्यूरिंग द पीरियड, इसके आगे मैं लिख दूंगा 80। या गलती करते हैं हम लोग, इसलिए मैंने कहा तो रिटर्न नहीं जाती तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्यों नहीं जाती, कहाँ एरर दिखा रहा है। या मैं 80 दिखाऊंगा, मीन जो मेरा शेड्यूल ईआर का टोटल है वो उसके टोटल के आगे मैं लिख दूंगा। या दूसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि करंट ईयर की मेरी इनकम 100 है तो मेरा खर्चा 120 का है, तो जो मेरे 20 रुपए खर्च हुए ज्यादा कहीं ना कहीं इन रीजन से होंगे, तो मैं उसके आगे वो अमाउंट लिख दूंगा, 20 रुपए क्यों खर्चे हुए। ठीक है, तो ऊपर 80 आएगा, नीचे 20 आएगा सर? नहीं, वो 80 के बाद तो वो चैप्टर खत्म। अब दूसरे एग्जाम्पल आ गए, 100 रुपए की मेरी इनकम है, 120 रुपए मेरे खर्च हो गए, और 20 रुपए जो खर्चे हुए हैं वो वाले जिसका मैंने फॉर्म नंबर 10 फाइल किया था, तो फॉर्म नंबर 10 जो फाइल किया वो मैं इसके आगे लिखूंगा। क्या मेरे ये करेंट ईयर का खर्चा हो गया, ये मेरा जो पिछले साल का एक्यूमुलेटेड आ रहा था 20, जिसका मैंने फॉर्म नंबर 10 फाइल किया था, उसके सामने। और जो नीचे वाला है अगर वो एप्लीकेबल है तो आप लिखते हैं, नहीं है तो इसमें ईयर भी मांगते हैं, ईयर भी मांगते हैं, वो शेड्यूल आई में मांगेंगे आपसे। ठीक है, एलोकेशन मांग रही है बेसिकली क्या, हाँ मतलब एलोकेशन कर दिया कि आपकी जो इनकम बोलिए इसी के बेस पे वो सेक्शन 11 का बेनिफिट देते हैं। क्योंकि अब ये है कि मेरा यदि एक्सेस एप्लीकेशन हो गया है और सपोज मैं आगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपए की इनकम है, 105 रुपए का मेरा खर्चा है और पूरा का पूरा खर्चा करंट ईयर का है, तो अभी मेरी आइटम वो फाइल नहीं करने देगा, वो कहेगा 100 रुपए की इनकम है तो 100 का ही खर्चा क्लेम कर सकते हो। पहले ही हो जाता था, अब मैं जैसे ही 105 डालूंगा वो एरर बता देगा, मुझे फिर उसको 100 ही करना पड़ेगा। नहीं तो ये बॉर्डर फंड्स आएगा ना, बॉर्डर फंड्स या एनी अदर सोर्स आएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी करंट ईयर की इनकम से और वो एक्सेस खर्चे को वो यहाँ से हो गया, एक्यूमुलेशन से हो गया, जो 15% का मेरा जल सरप्लस था, ये मैं बात कर रहा हूँ। अब ये है कि 100 रुपए का आपकी इनकम है तो 100 रुपए की खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल पिछले साल एक एग्जाम्पल में लेते हैं, एक पिछले साल का 100 रुपए का इनकम के अगेंस्ट सिर्फ 60 रुपए खर्चा हुआ था, हाँ, तो जो 40 कैरी फॉरवर्ड 40 कैरी फॉरवर्ड होगा, 25 कैरी फॉरवर्ड 25 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो टू द एक्सटेंट 25 अगर हम इस साल खर्च रहे हैं तो हमें सेकंड में लेना है, Yes. और उसके ऊपर ले रहे हैं तो नीचे में लेना है, थर्ड में लेना है। मतलब उसको आपको फ्लो देना है कि आपका जो ईआर का जो खर्च हुआ है वो आप कैसे कैसे देते हैं, बेसिकली ये मतलब है। सर इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो हमारे हमने कुछ जो हमारे क्रेडिटर्स भी खड़े हैं, तो जब हम फॉर्म भरते हैं ना तो वो नीचे माइनस का आता है क्रेडिटर्स, मगर जो सर जो ये जो बाइफिकेशन मांगता है ये हमारा नेट नहीं, वो नेट कर नहीं देता कि वो जैसे हमारा 100 रुपए का एक्सपेंस है, 20 रुपए हमारे पेबल है, तो हमने 100 रुपए ऊपर एक्सपेंसेस भर दिए, फिल कर दिए, और नीचे हमने 20 रुपए पेबल दिखा दिया कि मतलब पेबल में, मगर जब ये हमें ये डिटेल्स भरनी होती है इसमें हम पूरा 100 नहीं डालेंगे तो हमें एक्सीड नहीं करने देता। 80 लेता ही नहीं सर, वो कहता है पूरा मैच नहीं हुआ। अब आवाज है, तो पिछली बार जो रिटर्न हुई ना उसमें पिछली बार बहुत गलती थी, बहुत गलती थी। पिछले बार उन्होंने 1 अप्रैल को ही आइटर 7 निकाल दिए, 1 अप्रैल को 11 बजे मेरे पास में आइटर 7 आ गया जी बैटिंग के लिए, आप बैटिंग करके बताओ जी कहाँ गलती, और 3 तारीख को नोटिफाई कर दिया इतना फास्ट कर देंगे, उसमें कई गलतियां थी, बाद में रेक्टिफिकेशन नोटिफिकेशन आपको सर ये भी आपने कहा था इनकम अगर खर्चा मेरा 105 हो गया तो मेरे को खर्चे तो 100 करना पड़ेगा इस केस में जी, खर्चा भी 5 रुपए कम करना पड़ेगा ना? यस बिल्कुल, शेड्यूल ईआर का टोटल 100 से ज्यादा नहीं आ सकता, तो वह 5 रुपए आपको आर्बिट्ररी कम करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक कम करने पड़ेंगे, लेकिन
जब मेरी बैलेंस शीट में 105 आ रहा